सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। तो एंशियंट हिस्ट्री हम कर ही चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो उसी के कॉन्टिन्यूएशन में ही चल रहे हैं एंड दिस इज़ द मिडिवल हिस्ट्री वाला पार्ट। तो सबसे पहले जो हमारी मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो इस्लामिक इन्वेजन से ही स्टार्ट होती है, ठीक। तो जो पहला इस्लामिक इन्वेजन हुआ था वो कौन था, जो पहला इस्लामिक इन्वेडर बना भारत में, जिसने कि सबसे पहली बार आक्रमण किया, इन्वेडर? तो इट वाज मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। पहला इस्लामिक इन्वेडर बना कौन? मोहम्मद बिन कासिम। ये जो मोहम्मद बिन कासिम है ये आया कहाँ से था? तो मोहम्मद बिन कासिम एक अरब इन्वेडर था, यानी कि ये अरब से आया था। ही वॉज एन अरब इन्वेडर, ओके। और ये जब इन्वेड किया यहाँ पे तो इसने सबसे पहले ही किल्ड राजा दाहिर, ठीक है। राजा दाहिर कौन थे या किंग दाहिर कौन थे? ये जो सिंध प्रांत पड़ता है यहाँ पे, सिंध प्रांत, ठीक है, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पे रूल कर रहे थे ये किंग दाहिर। इनकी हत्या करी मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। और ये माना जाता है कि ही इंट्रोड्यूस जजिया फॉर द फर्स्ट टाइम। जजिया, आई थिंक आप सभी को पता होगा जजिया क्या होता है। इट इज़ द टैक्स टू बी पेड बाय द नॉन मुस्लिम्स, ठीक है। बट इतना ही पढ़ना है राजा दाहिर इसके मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, क्योंकि माना जाता है फिर मोहम्मद बिन कासिम इनकी जो किंग दाहिर थे उनकी दो लड़कियों को लेके जाता है, और अब में जो अरब का सुल्तान होता है, ठीक है, उनके सामने लड़कियां बोल देती हैं कि ये मोहम्मद बिन कासिम हमें पहले यूज़ कर चुका है। तो फिर मोहम्मद बिन कासिम को फांसी वगैरह दे दी जाती है। अब ये सब एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो है इंपॉर्टेंट वो हमने देख लिया, ठीक है, कि पहला इस्लामिक इन्वेडर था, इसने राजा दाहिर की हत्या करी और जजिया जो है इसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, ओके। चलो अब आते हैं सेकंड इस्लामिक इन्वेडर। ही इज़ दी सेकंड इस्लामिक इन्वेडर, या फिर इसको हम पहला टर्क इन्वेडर भी बोलते हैं। टर्क कौन है? जो टर्की से आए नहीं, जो तुर्कमेनिस्तान से आए हैं उनको हम टर्क इन्वेडर बोलते हैं। और जो महमूद ऑफ गजनवी है, ठीक है, ये पहला टर्क और दूसरा इस्लामिक इन्वेडर बनता है, ठीक है। महमूद ऑफ गजनवी की अगर बात करेंगे तो इसने टोटल 17 टाइम्स, ठीक है, इसने टोटल, एक सेकेंड, इसने टोटल वाइट से लिखते हैं, ठीक है, इसने टोटल 17 टाइम्स इंडिया पर अटैक किया, 17 बार, जिसमें कि जो पहला वाला है, ठीक है, जो पहला वाला है 16th वाला है, वो हमें थोड़ा सा ज़्यादा पता होना चाहिए, बिकॉज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो पहला अटैक है हुआ कब? 1001 AD में हुआ, ठीक है। 1001 ईस्वी में इसका पहला अटैक होता है। और किसको ये डिफीट करता है? ही डिफीटेड किंग जयपाल, ठीक है। ये पहला जो अटैक होता है इसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ पेशावर, ठीक है। अच्छा, कमेंट में बताइए, जो पेशावर है जो पहले पुरुषपुरा थी, ये किसकी कैपिटल हुआ करती थी? तो बैटल ऑफ पेशावर की अगर बात करेंगे तो किसके बीच में हुआ? एक तो महमूद ऑफ गजनवी वर्सेस यहाँ पे थे किंग जयपाल। किंग जयपाल को बहुत ही बुरी डिफीट दी महमूद गजनवी ने, और माना जाता है कि जयपाल ने सुसाइड कर लिया इसके बाद, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किंग जयपाल को यहाँ पे हराने का काम किसने किया था? महमूद ऑफ गजनवी ने। देन उसके बाद जो 16th अटैक था महमूद ऑफ गजनवी का, ये सोमनाथ में हुआ था, जो सोमनाथ टेम्पल था वहाँ पे। ये कब हुआ था ये अटैक? 1025 AD में हुआ था, ठीक है। एंड जो इसका 17th जो लास्ट अटैक था वो 1027 AD में हुआ था। जो इसका 17th और लास्ट अटैक था वो 1027 AD में हुआ था, जहाँ पर इसने जो जाट्स हैं उनसे बदला लेने के लिए यहाँ पर अटैक किया था, क्योंकि जब ये सोमनाथ का माल लूट के ले जा रहा था, ठीक है, सोमनाथ मंदिर में जो भी सारी चीज़ें ये लूट प्लंडर करके ले जा रहा था, इसका मेन जो रीज़न था वो प्लंडरिंग का था, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई इन्वेड करके यहाँ पे सेटल डाउन होना है, इसको मतलब ये प्लंडर एक तरह से करना था, सो दैट कि ये जो अपना एम्पायर है वो अरब साइड में एक्सपैंड कर सके, इसलिए इसने अटैक किया था। 1027 AD में हुआ था एंड ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ, जरा कमेंट में बताइए किसका कंटेम्प्रेरी था, किस चोल डायनेस्टी का जो रूलर थे उनका ये कंटेम्प्रेरी था, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि इसने कुछ सीरीज़ ऑफ वॉर जो लड़े, ठीक है, हिंदू शाही डायनेस्टी के अगेंस्ट, उन्हीं को हम बैटल ऑफ वाई हिंद के नाम से जानते हैं। अगर पूछ ले कि ये वाई हिंद के बैटल किसने लड़े, ठीक है, तो ये लड़े थे महमूद ऑफ गजनवी ने, जो हिंदू शाही डायनेस्टी के रूलर्स थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, उनके अगेंस्ट। बाकी इसकी डेथ भी बहुत जल्दी हो जाती है, 1030 में इसकी डेथ हो जाती है, 1030 AD में। बाकी ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ राजेंद्र चोला द फर्स्ट, है ना, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, ऑलराइट। इसके टाइम पे कुछ किताब लिखी गई थी, मतलब इसके टाइम की किताब हम बोल रहे हैं, ना कि इसके द्वारा लिखी गई। तो इसके टाइम की कौन कौन सी किताबें जो आपको पता होनी चाहिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है? एक तो है शाहनामा,
ये पादशाहनामा नहीं है, ध्यान रखना, पादशाहनामा अलग है, ये है शाहनामा। ठीक है, वो तो थी आपकी अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी थी पादशाहनामा, ये शाहनामा है जो फिरदौसी ने लिखी। किसने लिखी? फिरदौसी ने। और अगर बात करेंगे तहकीक हिंद भी इसी के टाइम पे लिखी गई। ठीक है, तहकीक हिंद, और ये जो तहकीक हिंद है इसको किताबुल हिंद के नाम से भी जानते हैं, ये लिखी गई थी बरौनी के द्वारा। ठीक है, अल बरौनी, याद रहेगा, शाहनामा और तहकीक हिंद, जिसको किताबुल हिंद भी बोलते हैं, ये दोनों इसी के टाइम पे लिखी गई थी। एंड इसकी डेथ कब होती है? 1030 AD में इसकी डेथ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा थर्ड इस्लामिक इन्वेडर या फिर सेकंड टर्क इन्वेडर जिसको हम बोल सकते हैं, मोहम्मद गौरी। अब यहीं से दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ेगी, और जो कि हमारे एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी की अगर बात करेंगे तो ही वॉज दी थर्ड इस्लामिक इन्वेडर। ठीक है, ही वॉज दी थर्ड इस्लामिक इन्वेडर। ओके, अब बैटल ऑफ तराइन होता है। पहली बात तो ऐसे नहीं कि एकदम ही बैटल ऑफ तराइन हो जाता है। पहले मोहम्मद गौरी क्या करता है कि इसको दिल्ली पर कब्जा करना था, तो पहले ये इधर गुजरात के रास्ते दिल्ली पर अटैक करने आता है, बट इसका जो पहला अटैक है वो फेल हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसका जो फर्स्ट अटैक था वो 1175 में होता है, 1175 ईस्वी में होता है, जो ये क्या बोलते हैं मुल्तान वाला रीजन है, वहाँ पे पहले से अटैक करता है, मुल्तान। ठीक है, जो पाकिस्तान के इधर पड़ता है। देन 1178 AD में फिर एक अटैक करता है, ये अटैक करता है गुजरात में, और उस समय गुजरात में रूल कर रहे थे मूलराज। ठीक है, मूलराज भीम सेकंड, मूलराज और भीम ये रूल कर रहे थे, और उनकी मदर थी नैके देवी। इन्होंने डिफीट किया किसको? मोहम्मद गौरी को। तो ध्यान रखना, गुजरात में ही वॉज डिफीटेड बाई हुम। तो एक मतलब वैसे तो मूलराज थे, भीम थे, बट नैके देवी का नाम ध्यान रखना क्योंकि ये विमेन थी, और इसीलिए क्वेश्चन पूछता है इस तरह से कि किस फीमेल ने इनको हराया था, तो नैकी देवी ने हराया था। वैसे तो ये किसकी मदर थी? मूलराज दी सेकंड और भीम दी सेकंड की। इसके बाद ये क्या करता है, सीधा यहीं से इस रास्ते से आता है और दिल्ली पर अटैक करता है। दिल्ली के पास ही जगह पड़ती है तराइन, तराई क्षेत्र है ना ये, इसलिए याद है आपको ज्योग्राफी में, भाबर, तराई, एलुवियल फ्लड प्लेन्स। तो ये तराइन का युद्ध होता है, और ये 1191 में, एक्चुअल में ये दो होते हैं, तो ये पहला वाला होता है 1191 में और दूसरा होता है 1192 में। किसके अगेंस्ट में होता है? तो यू शुड नो कि ये बैटल ऑफ तराइन जो होते हैं ये मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज दी थर्ड। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज दी थर्ड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे जो विक्ट्री हुई, जीत हुई, ये पृथ्वीराज दी थर्ड, दैट इज़ पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पर जीत होती है, और यहाँ पे जो जीत होती है वो मोहम्मद गौरी की होती है। ध्यान इस चीज़ का रखिएगा कि चौहान डायनेस्टी जो दिल्ली में रूल कर रही थी उस समय, उससे पहले वहाँ पे तोमर डायनेस्टी का रूल था। ठीक है, जिसके फाउंडर थे अंगपाल तोमर। तो तोमर डायनेस्टी की सबसे पहले कैपिटल बनी थी दिल्ली, और इसके बाद चौहान रूलर्स आए थे, जिनको कि हराने का काम किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने किया था सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में। अब इसके बाद होता है 1194 में बैटल ऑफ चंदावर। ठीक है, जहाँ पे गौरी डिफीट्स हुम? जयचंद। ठीक है, जयचंद कौन था? तो जयचंद एक्चुअल में ये चंदावर में रूल कर रहा था, ये कछवाड़ डायनेस्टी का रूलर था। अगर हम इसकी बात करें राजा जयचंद की, अभी जो राजा जयचंद था इन्हीं की बेटी थी संयोगिता, जिनसे कि शादी करना चाहता था कौन? पृथ्वीराज दी थर्ड शादी करना चाहते थे उनसे, संयोगिता से। और इस चीज़ के बारे में हमें मेंशन मिलता है किस बुक में? इस चीज़ के बारे में मेंशन मिलता है पृथ्वीराज रासो में। ठीक है, पृथ्वीराज रासो, जो किसने लिखी है? चंद्र बरदाई। इसमें हमें मेंशन मिलता है कि किस तरह से वो शादी करना चाहते थे, बट मतलब ये कहीं कहीं पे कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि हाइपोथेटिकल, ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, और जयचंद ने बिल्कुल इनवाइट किया था किसको? गौरी को, कि आओ और पृथ्वीराज चौहान को हराओ, बट फिर फाइनली क्या गौरी ने जयचंद को भी हरा दिया। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर यहाँ तक सभी को? अब होता क्या है कि गौरी भी ना वापस लौट जाता है, जहाँ से आया था वहाँ पे वापस लौट जाता है, और अपने जो स्लेव्स होते हैं, स्लेव्स मतलब जिसके जो गुलाम होते हैं, सर प्लीज़ हैंड रिटन नोट्स तो इसके नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। देन उसके बाद अगर बात करेंगे क्या, हाँ, तो इसके जो स्लेव्स थे, ठीक है, इसके जो स्लेव्स थे टोटल अगर हम बात करेंगे तो 4 स्लेव्स थे, याल्दूस,
कुबाचा, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, और चौथा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी बोल रहा हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है फाइनली, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये क्या करता है, ये दिल्ली की राजगद्दी में बैठता है, क्योंकि इसका ये सबसे लॉयल स्लेव था एंड सबसे एबल स्लेव था मोहम्मद गौरी का। तो ये दिल्ली में बैठता है और दिल्ली में रूल करना स्टार्ट करता है, दिल्ली में नींव रखता है दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी ये जो बिहार में, तो ये उस साइड था बख्तियार खिलजी। मेन हमें पढ़ना है यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कि दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। तो दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी डायनेस्टीज़ का रूल रहा ये पहले देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो स्लेव डायनेस्टी रही, जिसको मामलुक डायनेस्टी बोलते हैं, जो एक्चुअल में इलबारी ट्राइब से बिलोंग करते थे मेनली। जैसे कि अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो ये इलबारी ट्राइब से बिलोंग करते थे। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी आई, देन तुगलक आई, देन सैयद आई, देन लोधी डायनेस्टी आई, जिसको हम याद ऐसे रखते हैं सख्त सा लौंडा, ऐसे याद कर लेते हैं, याद करने की ट्रिक है बस। ठीक है, दिल पे नहीं लेना है। और कब से कब? 1206 से 90, 90 से 1320, 1320 से 1413, 1414 से लेके 1451, और 1451 से लेके 1526। तो ये टाइम पीरियड है हर एक डायनेस्टी का जिसने दिल्ली पे शासन किया। सबसे पहले शासन करने वाली डायनेस्टी है स्लेव या मामलुक डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी बोलते क्यों हैं? तो उसके पीछे का कारण ये है कि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट मेजर रूलर्स रहे वो किसी न किसी के स्लेव्स थे, एक दूसरे के स्लेव्स थे। जैसे पहले इसमें जो फाउंडर था इसका कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये किसका स्लेव था? कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करेंगे तो ही वॉज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि इसने लाहौर से रूल किया। ही रूल्ड फ्रॉम लाहौर, लाहौर इसकी कैपिटल हुआ करती थी। देन इसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि इसने कुछ जो बिल्डिंग्स हैं वो बनवाई, जैसे कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा एंड कुव्वतुल इस्लाम। ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम। साथ ही साथ इसने ये कुतुब मीनार का भी कंस्ट्रक्शन करवाने का काम किया था। ठीक है, कुतुब मीनार भी इसी ने ही बनवाई थी। ठीक है, और कुतुब मीनार का सिर्फ इसने कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार ये स्टार्ट करवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसकी अगर बात करेंगे तो टोटल इसमें 5 स्टोरेज हैं, मतलब 5 माले का बना हुआ है। कंप्लीट करवाने का काम इसको इल्तुतमिश ने किया था, और जो ऊपर वाला माला है इसको बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, FST ने। ठीक है, ये क्या है ज़रा बताइएगा, ये क्या है? तो ये यही है जो ये लिखा हुआ है कुव्वतुल इस्लाम। ठीक है, इसी को बोलते हैं कुव्वतुल इस्लाम, जो ये कॉर्बेल आर्च टेक्निक पे बना हुआ है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? ये अजमेर में है। इसको टाइटल मिल रखा था लाख बख्श का। लाख बख्श का मतलब होता है गिवर ऑफ लैक्स। लाख बख्श, गिवर ऑफ लैक्स, जो लाखों दिया करता था, लाखों दान देता था, इसको लाख बख्श का टाइटल दिया गया था। एंड इसकी बात करें तो इसकी जो डेथ हुई थी वो पोलो खेलते वक्त हुई थी। पोलो मतलब जो घोड़े पे बैठ के खेला जाता है। 1210 से लेके 1236, बाद में कर लेते हैं चलो। ठीक है, तो 1210 से लेके 1236 तक इसका रूल रहा इल्तुतमिश का, बिकॉज 1206 से लेके, ठीक है, यहाँ पर हमने अभी देखा जो स्लेव डायनेस्टी थी मामलुक डायनेस्टी, उसका जो टाइम पीरियड है वो 1206 से लेके 1290 तक है। वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करेंगे तो 1206 से लेके 1210 तक इसका रूल रहता है। 1206 से लेके 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का 4 साल तक। देन इसके बाद आता है इल्तुतमिश, 1210 से लेके 1236 तक इसका रूल रहता है। अब इल्तुतमिश जो सबसे पहला काम करता है वो ये करता है कि ये कैपिटल को शिफ्ट करता है। ठीक है, कैपिटल को शिफ्ट करता है फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। ये करता क्यों है ऐसा? क्योंकि लाहौर में बैठा हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा। ठीक है, तो इसने ये काम किया, और इसने और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किए जो हमें पता होने चाहिए। जैसे कि इसने कुछ कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किए, जिसको हम किस नाम से जानते हैं ज़रा बताइए? कॉपर कॉइन्स। तो सिल्वर टंका एंड कॉपर जीतल ये इंट्रोड्यूस करवाया। प्लस इसने चहलगानी सिस्टम, ठीक है,
ठीक है। चहलगानी सिस्टम, चहलगानी को बोलते हैं ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स, तो इसको हम चहलगानी सिस्टम बोलते हैं। और चहलगानी जो सिस्टम है ये इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया, ओके, जिसमें कि क्या था, 40 जो टर्किश लॉयल स्लेव्स थे उनको एक तरह से पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की कमान दी गई, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन संभालने की कमान दी गई इनको, चहलगानी सिस्टम। इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इक्ता सिस्टम क्या होता है? इक्ता सिस्टम में पार्ट ऑफ लैंड दिया जाएगा किसी को, कोई जो मिलिट्री कमांडर है, और उसको क्या करना है, कोई भी जो छोटे मोटे बैटल होते हैं उसमें फोर्स को मेंटेन करके, फोर्स को मतलब एक सेना की टुकड़ी लेके आना, और उसके अवज में उसको क्या मिलेगी, उस पर्टिकुलर लैंड के जो है रेवेन्यू राइट्स मिलेंगे उसको, और उसको हम बोलेंगे इक्तेदार या मुक्ति या वाली, इक्तेदार मुक्ति या वाली, ये बोलेंगे उसको हम, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रहेगी। इक्ता सिस्टम सिल्वर टंका, कॉपर जीतल और चहलगानी सिस्टम, और इसने कैपिटल शिफ्ट करी फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। याद रहेगा इतना चीज़, ठीक। इन्हीं के टाइम पे, और इन्हीं के टाइम पे ही चंगेज़ खान ने इंडिया पर अटैक किया। मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया पर पूरी तरह से अटैक किया, या फिर हम बोल सकते हैं कि अटैक करवाने से बचा लिया इल्तुतमिश ने, क्योंकि चंगेज़ खान पीछा करता हुआ आ रहा था एक बंदे का, जिस, ठीक है, और उसको शरण नहीं दी इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो चंगेज़ खान ने कोई अटैक यहाँ पर नहीं किया, बट चंगेज़ खान का जो इस पर्टिकुलर रीजन में, इंडिया के आसपास वाले रीजन में जो आक्रमण चल रहा था चंगेज़ खान का, वो इल्तुतमिश के टाइम पे ही चल रहा था। और इनके टाइम के एक जो वज़ीर थे, ठीक है, उनका नाम था निज़ामुल मुल्क, ठीक है, निज़ाम उल मुल्क। ये कौन थे? ये इनके वज़ीर थे। वज़ीर कौन होता है? वज़ीर प्राइम मिनिस्टर होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। क्लियर है इतनी चीज़? तो ये इल्तुतमिश के बारे में 1236 तक रूल था। अब आते हैं रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान की बात करेंगे तो ये 1236 से लेके 1240 तक थी, यानी सिर्फ 4 साल तक रूल किया। इल्तुतमिश के टाइम का एक क्रॉनिकलर था। क्रॉनिकलर का मतलब होता है हिस्टोरियन, और हिस्टोरियन क्या लिखता है? तवारीख। तवारीख पे तारीख, तारीख क्या होती है? तवारीख होती है मतलब कुछ ये हिस्टोरिकल जो टेक्स्ट होता है ना, उसको तवारीख बोलते हैं, ठीक है, मतलब इस पर्शियन लैंग्वेज में। तो ये पहली बात तो शी वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी थी। और ये जो रज़िया सुल्तान है, इल्तुतमिश, ये जो रज़िया सुल्तान है, शी वॉज दी ओनली, या फिर बोल सकते हैं शी वॉज दी फर्स्ट फीमेल इस्लामिक रूलर इन दी मेडिवल हिस्ट्री। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। पहली ये वेमेन रूलर बनी दिल्ली सल्तनत की, एंड शी वॉज दी ओनली वेमेन रूलर ऑल्सो। अब था क्या कि जो अल्तुनिया था, पहली बात तो ध्यान रखना है कि एक मतलब क्या मैं बात कर रहा था, तवारीख की बात कर रहा था, हाँ। तो एक हिस्टोरियन थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था मिनहाज सिराज, ठीक है। तो मिनहाज सिराज ने किताब लिखी थी जिसका नाम था तबाकत नसीरी, तबाकत नसीरी, ठीक है। ये किताब लिखने का किसने काम किया था? किसने लिखा था? मिनहाज सिराज ने। और इसमें, इस पर्टिकुलर मिनहाज सिराज में, ठीक है, मिनहाज सिराज में रज़िया सुल्तान को ज़्यादा एबल बताया था कि तबाकत नसीरी में मिनहाज सिराज ने रज़िया सुल्तान को ज़्यादा एबल बताया था इल्तुतमिश के बेटों के कंपैरिजन में भी। तो ये चीज़ पूछता है, तो ध्यान रखना ये किताब और किसने लिखा उसको, ओके। अब अल्तुनिया था एक भटिंडा का गवर्नर, ठीक है। अल्तुनिया जो था वो गवर्नर ऑफ भटिंडा था। इसने बोला कि हम सुज़ेरेनिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे रज़िया सुल्तान की। रज़िया ने बोला अच्छा ऐसे कैसे नहीं करोगे? तो ये याकूत को लेके गई रज़िया सुल्तान। याकूत एक इथियोपियन था, ठीक है, इथियोपियन स्लेव था, और इसकी वजह से जो चहलगानी थे, ग्रुप ऑफ 40 स्लेव, बहुत चिढ़े हुए भी थे रज़िया सुल्तान से। एक तो लड़की भी थी और एक ऊपर से ये याकूत जो था, जो इसका काफ़ी लॉयल था, ट्रस्टेड था रज़िया का, वो इथियोपियन था। तो लेके गई याकूत अल्तुनिया की, ठीक है। अल्तुनिया ने याकूत को मार डाला, ठीक है, और इनको जेल में बंद कर दिया। फिर रज़िया ने बोला शादी करेगा, अब है तो आदमी, हैं, मैन विल बी मैन, तो शादी कर ली उसने, और दोनों जो है बढ़े दिल्ली की तरफ, चलो मिलके अब दिल्ली में रूल करते हैं। लेकिन बीच में इनका काम लगा दिया किसी ने, खूब माना जाता है खोखर ट्राइब, उन्होंने, ठीक है, पहले तो। और पूछता है कभी कभी किस किले में इनको वो किया गया था, बंद किया गया था, तो जो किला मुबारक था भटिंडा का, वहाँ पे इनको बंद किया गया था। 1240 में इनकी हरियाणा के पास वाले रीजन में इनकी डेथ हो जाती है 1240 में। देन उसके बाद अगर बात करेंगे तो, और हाँ,
यहाँ पे जो हमने अभी देखा इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश वॉज अ स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का स्लेव था, वो इल्तुतमिश उसका स्लेव था, बट रज़िया सुल्तान कोई स्लेव नहीं थी, बट वो डॉटर थी इल्तुतमिश की। देन आता है बलबन, जो अगेन इल्तुतमिश का स्लेव था, बट जो बलबन है वो 1266 में आता है, 1266 में आता है और 1287 तक रहता है, 1287 तक रहता है। ओके, तो बीच में क्या हुआ, 1240 से 1266 के बीच में क्या हुआ? तो बीच में एक्चुअल में बहुत ही छोटे छोटे काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं पपेट रूलर्स बिठाए गए भाई चहलगानी। जो ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स था वो इतना पावरफुल होता गया कि वो जो जिसका मन होता था उसको बिठाते थे। जैसे कि इसके बाद आया मुइजुद्दीन, ठीक है, तो बहराम शाह आता है जो इल्तुतमिश का एक बेटा था, ठीक है, बहराम शाह आता है, और बहराम शाह जो है चहलगानी के द्वारा बिठाया जाता है, और ये इस तरह से चेंज होते रहते हैं जिनके बारे में ऐसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 1240 के बाद अगर इमीडिएट पूछ लेगा कौन आया था, तो इमीडिएट बहराम शाह आया था। और बट जो मेन इंपॉर्टेंट रूलर आया था रज़िया सुल्तान के बाद, इट वॉज बलबन। बलबन एक चहलगानी का ही पार्ट था, और इसने सबसे पहले काम जो किया वो ये था कि ही ब्रोक द पावर ऑफ चालीसा। ही ब्रोक द पावर ऑफ चालीसा, ठीक है, चालीसा का पावर ब्रो कर दिया। मतलब कि उसको ये पता लग गया था कि ये जो चालीसा हैं ये बड़े मतलब जैसे हम चालीसा के पार्ट थे, अभी हम किसी को बनाते थे, अब हम बने हैं, तो ये चालीसा को पसंद तो आएगा नहीं कि हम में से ही एक बैठ गया और धौंस जमा रहा है। तो पहले तो अगर धौंस जमानी है, पावर अच्छे से एकदम अपने कंट्रोल में लाओ, और उसके लिए चालीसा को ख़त्म करो। ख़त्म किया उसने चालीसा के पावर को। फिर उसने ज़िल्ले इलाही खुद को डिक्लेयर किया कि मैं जो है अल्लाह की छाया हूँ, शैडो ऑफ अल्लाह हूँ, ज़िल्ले इलाही, ठीक है, लाइक हप्पो सिंह ठीक है। और इसने बोला कि सिजदा और पैबोस तो करना ही पड़ेगा हमारे सामने। सिजदा का मतलब जैसे ही हमको देखो तुरंत सिर झुका लो, और हमारे फीट को, जो मोनार्क है उसके फीट को किस करना है आपको, ये सिजदा और पैबोस ये होता है प्रथा, ठीक है। ये खुद को आफरा सियाब का डिसेंडेंट बताता था कि जो आफरा सियाब की जो रॉयल फैमिली है उसके हम डिसेंडेंट हैं, और थे नौकर इल्तुतमिश के, ठीक है। और फिर अगर बात करेंगे बलबन की, तो बलबन ने पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन लाया। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी इसने अपनाई। जैसे कि एक तुगरिल बेग करके हुआ, गवर्नर ऑफ बंगाल था ये तुगरिल बेग, ठीक है। तुगरिल बेग ने विद्रोह छेड़ दिया बलबन के खिलाफ। अब बलबन ने बोला इधर लाना जरा इनको, बुलाना। तो तुगरिल बेग को इनकी कैंची बनाते हैं अभी, और कैंची बना के इनको ख़त्म किया। तो ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी इसने अपना रखी थी। इसने एक नया डिपार्टमेंट भी इस्टेब्लिश किया, जिस डिपार्टमेंट को हम बोलते हैं दीवाने कोही, विच इज़ एन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ओही। और उलुग खान भी इसका एक टाइटल था, ये ध्यान रखना, उलुग खान यहाँ। और इसने एक फेस्टिवल स्टार्ट कराया था जिसको हम नवरोज़ के नाम से जानते हैं। नवरोज़ जो है एक पारसी फेस्टिवल है, उसकी शुरुआत भी इसी ने ही करी थी। अब इसके बाद होता क्या है कि इसका पोता आता है जिसका नाम है कैकुबाद। क्या, कौन आता है? कैकुबाद आता है। कैकुबाद, कैकुबाद कैसे लिखेंगे? कैकुबाद, ये लास्ट रूलर बनता है, लास्ट रूलर होता है ये। 1287 है, याद करो स्लेव कब तक था? 1290 तक था। देखो यहाँ पे 1290 तक है, तो 1287 से लेके 1290 तक अपना कैकुबाद रहेगा। और कैकुबाद को कौन मारता है? ठीक है, ये ग्रैंड सन था बलबन का। कैकुबाद को मारने का काम करता है जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश की नींव रखता है। खिलजी वंश 1290 से स्टार्ट होता है और 1320 तक जाता है। और जलालुद्दीन खिलजी पहला रूलर था इस डायनेस्टी का, 1290 से लेके 1296 तक रहता है। कैकुबाद की हत्या करके आता है ये, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। अब इसके बारे में ऐसा हमें कुछ भी अलग से ऐसा नहीं पढ़ना है किसने ये किया वो किया, क्योंकि इसने कुछ नहीं किया, ठीक है। इसी का माना जाता है क्या बोलते हैं भतीजा, जिसने इसी की लड़की से शादी कर ली, एंड दैट वाज अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में हमें पढ़ना है अच्छे से, बिकॉज इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें। ही इज़ कंसिडर एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ठीक है, पूरी दिल्ली सल्तनत का। तो 1296 से 1296 से लेके 1316 तक खिलजी डायनेस्टी में बस हमें इसी के बारे में ही पढ़ना है एक्चुअल में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक है। 1296 से लेके 16 AD तक ये रहता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसका जो रियल नेम होता है वो अली गुरशस्प होता है। क्या होता है इसका रियल नेम? अली गुरशस्प, ठीक। इसने एक्सपेडिशंस शुरू किए मतलब कि इसने कॉन्कर अपना करना शुरू किया, और सबसे पहला जो था इसका दैट वाज गुजरात, ठीक है, गुजरात था, जिसको 1298 AD में इसने वहाँ पर लूट मचाई गुजरात में।
देन गया रणथंभौर में ये, ठीक है, जहाँ पर आपने वो मूवी देखी ना, जहाँ पर ये वाली मूवी का ही सीन तो है, ठीक है, नहीं नहीं वो तो खैर मेवाड़ वाला होता है, ठीक है, रणथंभौर नहीं, मेवाड़ में, ठीक है। तो मेवाड़ के राजा जो होते हैं राजा रतन सिंह, ठीक है, जिनकी की कैपिटल चित्तौड़ होती है, तो वहाँ पर वो जो पूरी की मूवी बनी हुई है, ठीक है, पद्मावत, ठीक है। पद्मावत किसने लिखी, हु रोट दी पद्मावत, तो वो इसी पे ही बनी हुई है, ठीक है। पद्मावत किसने लिखी, कमेंट करके जल्दी से बताओ। और रणथंभौर में ही, ध्यान रखना इस चीज़ को, सबसे पहले जौहर हुआ था। जौहर आप जानते हैं जौहर क्या होता है, इस पर आई थिंक क्वेश्चन भी बना है अभी सिलेक्शन पोस्ट में कि जौहर क्या होता है। जौहर होता है जहाँ पर राजपूत जो महिलाएं होती थी वो इस्लामिक, क्योंकि इस्लाम हराम में, हराम क्या होता था, हराम मतलब जहाँ पर इस्लामिक विमेन रहती थी सब, ठीक है। तो हराम में जाने से अच्छा वो सोचती थी कि आग के हवाले खुद को कर दो, ठीक है। देन मालवा एंड देन जालौर। लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट एक्सपीडिशन किए थे। मेवाड़ की अगर बात करेंगे तो ये 1303 ईस्वी में हुआ था। अब अगर बात करेंगे ये जो गुजरात का एक्सपीडिशन है 1298 एडी में जो किया, यहीं पर इसको एक स्लेव मिला। तो ये जो गुजरात एक्सपीडिशन है इसी में क्या किया, जो अलाउद्दीन खिलजी, इसने एक स्लेव खरीदा जिसका नाम है मलिक काफूर। इसको 1000 दिनारी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि 1000 दिनार में ख़रीदा था इसको, दिनार करेंसी होती थी, तो 1000 दिनार दे के इसको ख़रीदा था, 1000 दिनारी, ही वॉज एन इनक, ठीक है। और इसने क्या किया था, इसने अलाउद्दीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किए थे, जैसे कि साउथ इंडिया में जो भी एक्सपेडिशंस हैं, साउथ इंडिया में सारा कुछ जीत के, यही दैट इज़ जो डेक्कन में जीत के इसी ने दिया था। जैसे कि सबसे पहले जो यादव थे देवगिरी के, उनको हराया, ठीक है। देन ये जो होयसाल ऑफ हालेबीडू या फिर द्वार समुद्रम, हम पिछले लेक्चर में एशियन में पढ़ के आए हैं, उनको हराया, ठीक है। जिन ककातियाज ऑफ वारंगल को हराया, एंड देन लास्ट में पांड्याज ऑफ मदुरई को हराया। और इन सब को ये लूट के लाया, ऐसा नहीं कि वहाँ पर रूल करने लगा या कॉन्कर कर लिया, नहीं, वो कॉन्करेशन वगैरह सब तो हम मुगल्स के टाइम पे पढ़ेंगे, अभी ये लोग डेक्कन में तो गए ही नहीं है, मतलब बस अभी ये तो लूट के लाया है, ठीक है। यादव्स की अगर बात करेंगे तो राजा रामचंद्र सिंह थे उस टाइम पे, और 1308 ईस्वी में ये अटैक किया था। होयसाल की अगर बात करें तो वीर बल्लाल दी थर्ड थे, रूलर के नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे चलो मैं लिख भी दूंगा। 1300 ककातिया की अगर बात करेंगे तो 1311 में अटैक हुआ था, और पांड्या का भी 1311 में ही अटैक हुआ था। यहाँ पे थे आपके राजा रामचंद्र सिंह, ठीक है। यहाँ पे होयसाल में थे वीर बल्लाल दी थर्ड, वीर बल्लाल दी थर्ड। ककातिया में कौन थे, ककातिया में ये आई थिंक क्या नाम था उनका, ककातिया में प्रताप देव, ठीक है, प्रताप देव। और पांड्या में अगर बात करेंगे तो वीर पांड्या। तो ये लोग रूल कर रहे थे। तो ये काम किसने करके दिया साउथ इंडिया में अलाउद्दीन के लिए, ये काम करके दिया मलिक काफूर ने। अलाउद्दीन की अगर बात करेंगे तो ये जाना जाता है अपने मार्केट रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है, क्योंकि ये सोल्जर्स को कम सैलरी पे करता था, और कम सैलरी में भी खुश रखता था सोल्जर्स को। कैसे, क्योंकि मार्केट में चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करके रखता था। पहली बात तो इसने 3 तरह की मार्केट स्टैब्लिश करी, एक तो ग्रेन्स के लिए, अनाज के लिए, एक कपड़े के लिए, और एक जो है स्लेव्स के लिए, ठीक है। क्लॉथ वाली को बोलते थे सराय आदिल, सराय आदिल बोलते थे। और ग्रेन्स के लिए फिर हर मार्केट के लिए एक सराय होता था जो उसको कंट्रोल करता था, और सॉरी शहनाय होता था, एक ऑफिसर जिसको कंट्रोल करता था। यहाँ पर होता था शहनाय मंडी, शहनाय मंडी होता था जो ग्रेन मार्केट को कंट्रोल करता था, रेगुलेट करता था, ठीक है। मार्केट रिफॉर्म्स, अब मार्केट में सारी चीज़ें ठीक हो रही कि नहीं हो रही, उसके लिए उसने स्पाइस भी अपॉइंट करके रखे थे जिनका नाम था बरीद एंड मुनैया, ठीक है। बरीद और जो मुनैया थे ये कौन थे, ये स्पाइस थे, जो इनका काम था देखने का कि सारी चीज़ें ठीक ठाक, उसी जो प्राइस फिक्स किया गया उसी प्राइस से सारी चीज़ें सेल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ठीक है। प्लस ये जाना जाता है 3 तरह के 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो कौन थे, घरई जो हाउस टैक्स होता था, चरई जो पेस्टोरल टैक्स होता था, और खराज, ठीक है, खराज। तो ये 3 तरह के इसने टैक्स भी इंट्रोड्यूस किए थे, घरई, चरई, खराज। खराज क्या होता था, जो लैंड टैक्स होता था जो किसानों को देना होता था, घरई जो हाउस टैक्स, और चरई पेस्टोरल टैक्स होता था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करेंगे तो इसने दाग और चेहरा सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। दाग और चेहरा, दाग का मतलब होता है ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, जहाँ पर घोड़े पे ठप्पा लगेगा, घोड़े पे ठप्पा लगेगा सो दैट कि डबल काउंटिंग ये सब ना हो सके, ठीक है। एंड चेहरा होता था जिसको हुलिया सिस्टम बोला जाता था, जहाँ पर सोल्जर को अपना हुलिया वगैरह टांग के रखना होता था, क्लियर। अलाउद्दीन को कुछ टाइटल भी मिल रखे थे,
टाइटल जैसे कि इसको टाइटल मिला था क्या बोलते थे उसको, सिकंदर आज़म, ठीक है। और ये टाइटल किसने दिया था इसको, ये टाइटल दिया था आमिर खुसरो ने। आमिर खुसरो इसका कोर्ट पोएट था, ठीक है, अलाउद्दीन का, जिनको कि आमिर खुसरो को अलाउद्दीन ने टाइटल दिया था तूते हिंद का, दैट इज़ पैरट ऑफ इंडिया का। और आमिर खुसरो ने लिखा था किताब नूह सिफर, ठीक है, नूह सिफर। और तुगलकनामा भी ये इन्होंने ही लिखा, तुगलकनामा। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि तुगलकनामा जो सितार है उसका इन्वेंशन भी आमिर खुसरो ने ही किया था, सितार का, ठीक है, इन्हीं को क्रेडिट जाता है इसका इन्वेंशन करने का। क्लियर। और कुछ ये ध्यान रखना, जैसे कि बलबन के बारे में अभी पढ़ा था, दीवाने उसने क्या सेटअप किया, दीवाने क्या को ही, तो उसी तरह इसने सेटअप किया था दीवाने मुस्त खराज, ठीक है, दीवाने मुस्त खराज। मुस्त खराज कौन होता था, जो डिपार्टमेंट ऑफ एरियर होता था। एरियर मतलब जो पेमेंट क्लियर वगैरह नहीं हुआ है वो सब क्लियर करने के लिए होता है मुस्त खराज, तो दीवाने मुस्त खराज, ठीक है। इसने बनवाया क्या क्या था, ठीक है, ये बिल्ट व्हाट, तो इसने बिल्ट करवाया था, ध्यान रखना, एक तो अलाई फोर्ट, ठीक है, अलाई फोर्ट, अलाई दरवाज़ा, ठीक है, जो एंट्रेंस है कुतुब मीनार का। एंड एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसने जो हौस खास है वो भी बनवाया था। इसने सिटी ऑफ सिरी और सिरी फोर्ट बनवाया था, ठीक है, सिरी फोर्ट, सिरी फोर्ट। सिरी क्या है, सिरी ने एक सेकेंड सिटी ऑफ दिल्ली स्टैब्लिश करी थी, सिरी, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात करेंगे तो ठीक है, ओके। देन इसके बाद अगर बात करेंगे तो इसके दो बेटे थे, एक का नाम था मुबारक शाह और एक का नाम था शहाबुद्दीन ओमर। अब इसका जब डेथ हो गया तो ये जो मलिक काफूर था इसने बिठाया शहाबुद्दीन ओमर को। ओमर को चाहता था, छोटा बेटा था, ठीक है, तो ओमर को बिठाया थ्रोन पे। लेकिन कैकूब सॉरी मुबारक शाह ने क्या किया, मुबारक शाह ने अपनी बेगम खुसरो खान, जैसे अलाउद्दीन की बेगम, जो अलाउद्दीन और इसके बीच में रिलेशन था, मालिक काफूर के बीच में, वही रिलेशन अलाउद्दीन के जो बड़ा बेटा था दैट इज़ मुबारक शाह, वही रिलेशन मुबारक शाह और खुसरो खान के बीच में था। तो किया क्या, मुबारक ने अपने छोटे भाई को मारा पहले, शहाबुद्दीन ओमर को, और रूल करने लगा। अब जो मुबारक जो उसको अपनी बेगम समझ रहा था, सो कॉल्ड खुसरो खान, उसने मार दिया मुबारक को और मुबारक रूल करने लगा। और इस खुसरो को मार दिया मोहम्मद गियासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। तो मारा कुटाई चलती रही और फाइनली जाके गियासुद्दीन तुगलक आता है और तुगलक डायनेस्टी का रूलर बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक। फिर से क्या, हाँ, गद्दारी कर पे। तो तुगलक डायनेस्टी की अगर बात करेंगे तो तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेकर 1414 तक रूल करती है ये, जिसमें कि घियासुद्दीन तुगलक की अगर बात करेंगे तो ये, ठीक है, 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक इसका शासन रहता है, ठीक है। इसके बारे में बस इतना पता होना चाहिए कि इसने तुगलकाबाद जो सिटी है वो बस बनवाई थी, ठीक है, तुगलकाबाद बस, और तुगलकाबाद का फोर्ट बनवाया था। इसके बाद आता है इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जिसको कि हम जौना, प्रिंस जौना या फिर उलुग खान के नाम से जानते हैं, उलुग खान या फिर प्रिंस जौना। मोहम्मद बिन तुगलक को जो है वाइजेस्ट फूल के नाम से हिस्ट्री में जाना जाता है। ऐसा क्यों, ऐसे इसकी हरकतों की वजह से। जैसे कि इसने सबसे पहला काम, मतलब एकदम ऑर्डर में तो नहीं है लेकिन ठीक है, इसने क्या किया कि दिल्ली से कैपिटल को शिफ्ट कर दिया दौलताबाद, जिसको देवगिरी, जहाँ पर पहले यादव का रूल हुआ करता था, दौलताबाद, ठीक है। फिर जब इसको लगा नहीं 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 यार ये तो फेल कर गया, क्यों किया था, सो दैट साउथ इंडिया पर एक कब्जा कर सके इसलिए। लेकिन जब इसको लगा यार नहीं काम नहीं कर रहा है, तो फिर इसने अपने डिसीजन को रिवर्स कर दिया। अब लोग दिल्ली से दौलताबाद जा रहे हैं, दौलताबाद से दिल्ली, यही करते रहेंगे लोग तो। दूसरा, इसने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया, टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया, ये भी फेल हो गई। इसके कुराचिल, ठीक है, इसका जो खुरासान और जो कराचिल एक्सपेडिशन है वो भी फेल हो गया।
ये नॉर्थ वेस्ट में पड़ते हैं, ईरान के आसपास वाले रीजन में। यहाँ पर एक्सपीडिशन करना चाहता है इसने हिमालय को मतलब क्रॉस वगैरह करके, लेकिन फिर हुआ क्या कि इसको पता चल गया कि ये तो हो नहीं पाएगा। तो इसने जो इतनी सोल्जर इतनी आर्मी मेंटेन करी थी, उनको ट्रेनिंग दी थी, उनको सब छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो लूट वूट मचाने लगे, तो ये भी फेल हो गया। ठीक है। प्लस ये जो ज़ियाउद्दीन बरानी है वो अपनी किताब, ठीक है, ज़ियाउद्दीन बरौनी नहीं है, बरानी, अपनी किताब तारीख़ फ़िरोज़ शाही में लिखते हैं कि किस तरह से इसने, दैट इज़ मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो गार्डनर हैं, माली हैं, ठीक है, वाइन डिस्टिलर हैं, जो वाइन वगैरह सर्व करते हैं, इन सब को, ठीक है, कुक को हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया। तो इन सब कारणों की वजह से इसको वाइजेस्ट फूल के नाम से जानते हैं। मतलब इसने काफ़ी प्लानिंग करता था कि भाई ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इसकी स्ट्रैटेजी वीडियो देखता रहता था ये बस बैठ के यूट्यूब पे, स्ट्रैटेजी ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी बनाता रहता था, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। आई एम रियली सॉरी, ठीक है, रियली सॉरी, ठीक है। ये दीवाने अर्ज़ होगा ये यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे याद आया जब वहाँ पर कोही लिखने जा रहा था मैं, ठीक है, रियली सॉरी फॉर दैट। ये दीवाने अर्ज़ होगा, ठीक है, मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है। ये मिलिट्री डिपार्टमेंट इसने इस्टेब्लिश किया था। जो दीवाने कोही है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ठीक है। दीवाने कोही जो है ये किसने इस्टेब्लिश किया था? ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। आगे बढ़ें, फ़िरोज़ शाह तुगलक पे आ जाएं, ठीक है। फ़िरोज़ शाह तुगलक पे, हाँ, बेगमपुरी मॉस्क बनवाया नहीं था मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसके टाइम पे बना था बेगमपुरी मॉस्क जो है, बेगमपुरी, ठीक है। अब आते हैं फ़िरोज़ शाह तुगलक पे। तो ये जो करके गया था ना, रायता फैला के गया था मोहम्मद बिन तुगलक, वो सिर्फ समेटने का काम किया था फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। इसका जो रूल था वो 1351 से 1351 से लेके 1388 ईस्वी तक था, 1388 AD तक था, ठीक है। इसको जाना जाता है किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए काम करने के लिए। जहाँ पर इसने क्या किया, बहुत सारी कैनाल्स डेवलप करी, यानी कि प्रॉपर इसने इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया। तो अगर इरिगेशन एग्रीकल्चर इस तरह से पूछता है कि किसने सब किया, तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने किया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक। और इसने जजिया को, ही कलेक्टेड जजिया एज अ सेपरेट टैक्स, जजिया को एक अलग टैक्स के तौर पे इसने अलग कर दिया एज अ सेपरेट टैक्स। इसने इक्ता को हेरिडिटरी बना दिया, इक्ता को हेरिडिटरी बना दिया। अच्छा, अगर पूछेगा इक्ता को एबॉलिश किसने किया, तो इक्ता को एबॉलिश करने का काम इसी ने किया था। ही एबॉलिश्ड इक्ता, कौन? अलाउद्दीन ने एबॉलिश्ड इक्ता। जो इक्ता सिस्टम उसको एबॉलिश करने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हेरिडिटरी किसने बनाया था? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनाया था। इसने जो है जौनपुर, जौना के नाम पे, जौना कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है, जो इसका कज़िन है, फ़िरोज़ शाह तुगलक का कज़िन था वो। तो जौनपुर जो सिटी है वो इस्टेब्लिश करी थी उसके मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे, और अपने नाम पे फ़िरोज़ाबाद, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। देन इसने 2 डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किए थे जिनको हम जानते हैं, दीवाने बंदगान, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, बंदगान, एंड दीवाने खैरात, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ डोनेशन, ठीक है। तो ये स्लेव्स का है एंड ये डोनेशंस का है, ठीक है। 2 डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किए थे। और कुछ यहाँ पर, और इसने एक हॉस्पिटल भी बनाया था जिसको हम जानते हैं दारुल शिफा के नाम से, दारुल शिफा हॉस्पिटल। और बाकी तो मैंने आपको बताया था कि इसने जो ऊपर वाला माला है कुतुब मीनार का, जो टॉप जो स्टोरी है, वो इसने बनाने का काम किया था, जब वो बताते हैं कि बिजली पड़ने इसकी वजह से, ठीक है, वो टूट गया था वो, ठीक है। तो दारुल ये ध्यान रखना, शिफा इसने एक हॉस्पिटल बनाया था। बाकी डिपार्टमेंट मैंने बताई दी आपको। अब होता क्या है कि जब आगे तुगलक रूलर्स आते हैं, ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड। जब आगे तुगलक रूलर्स आते हैं तो उस टाइम पे तैमूर का आक्रमण होने लगता है, तैमूर के इन्वेजन्स होने लगते हैं उस टाइम पे। यानी इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो महमूद शाह तुगलक आता है। कौन? महमूद शाह तुगलक आता है। ये जो महमूद शाह तुगलक होता है, इसके टाइम पे तैमूर का आक्रमण होता है। किसका? तैमूर का। और तैमूर के रिपीटेड आक्रमण में ये जो तुगलक डायनेस्टी है पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तैमूर होता कौन है? ये मंगोलाइड होता है एक, ठीक है, मंगोल से आया हुआ होता है ये, ठीक है। और इसने आक्रमण किया, तुगलक डायनेस्टी को तहस नहस किया। और यहाँ पर इसी का जो मिलिट्री कमांडर है
वो यहाँ पर सैयद डायनेस्टी की नींव रखता है। किसकी? सैयद डायनेस्टी की। सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन हुआ? खिज़्र खान हुआ। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं पढ़ना है इसके बारे में, दैट इज़ खिज़्र खान के बारे में। ये जो सैयद डायनेस्टी वाले थे इनको कुल्हे दरान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये टोपी उसी तरह की पहनते थे। अब इसने पता नहीं इसने नहीं पहनी हुई है, लेकिन इस तरह की थोड़ी सी कोन शेप जैसे नहीं बर्थडे में हम लोग पहनते हैं, तो इन लोगों को कुल्हे दरान बोला जाता था। कुल्हे दरान कैप पहनते थे ये, ठीक है, कुल्हे दरान। क्लियर है? तो खिज़्र खान फाउंडर था सैयद डायनेस्टी का। सैयद डायनेस्टी कब आ रही है? सैयद डायनेस्टी आ रही है 14 से 14 1414 को, से लेकर ये 1451 तक जाएंगे, 1451 तक जाएंगे, जिसमें एक खिज़्र खान आएगा, ये इसका फाउंडर होता है। बस इतना हमें ध्यान रखना है। बाकी इन्हीं के टाइम पे क्रॉनिकलर हुआ जिसका नाम था, जिसने मतलब एक किताब लिखी जिसको हम बोलते हैं तारीख़ मुबारक शाही, ठीक है, तारीख़ मुबारक शाही। और ये क्रॉनिकलर ने तारीख़ मुबारक शाही ये किसने लिखी? याहया बिन सिरिंदी ने। और याहया बिन सिरिंदी ने इस पर्टिकुलर किताब में बताया कि किस तरह से ये प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट हैं सैयद डायनेस्टी वाले, क्योंकि हर हिस्टोरियन चाहता था वो रूलर के बारे में खूब प्रेस करता था, खूब अच्छी अच्छी चीज़ें लिखता था, क्योंकि भाई जिंदा भी तो रहना है जिंदा रहना है, और अगर अच्छी अच्छी चीज़ें लिखेंगे तो हमें प्रमोट भी किया जाएगा उस पर। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना एमबीटी के बारे में कि इसके टाइम पे इब्ने बतूता जो मोरक्को से आया था, ट्रैवलर था इब्ने बतूता, वो आया था, ये मोरक्को से आया था, और इसके ने जो किताब लिखी थी, जो बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था रिहला। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है? क्लियर है? सैयद डायनेस्टी के बारे में इतना ही ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं लोदी डायनेस्टी के बारे में, ठीक है? किसके बारे में? लोदी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। 1451 से लेके ये आखिरी डायनेस्टी थी, 1526 तक रहती है, ये आखिरी सबसे है। और इसमें जो फाउंडर हुआ वो बहलोल लोदी हुआ, ठीक है? ये इनको मेनली अफगान ओरिजिन का माना जाता है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। बहलोल लोदी का जो टेन्योर था, दैट इज जो टाइम पीरियड था, वो 1451 से लेकर 1489 1489 तक था। फिर आता है सिकंदर लोदी, ये इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में पता होना चाहिए। 1489 से लेकर 1517 तक था ये। सिकंदर लोदी की अगर बात करेंगे तो इसका जो ये इसने पोएम्स कंपोज करी अंडर द पेन नेम गुलरुखी, ठीक है? गुलरुखी पेन नेम के अंडर इसने पोएम्स को कंपोज किया। प्लस इसने ही बिल्ट द सिटी ऑफ आगरा, ठीक है, बिल्ट द सिटी ऑफ आगरा। आगरा इसने बिल्ड किया कब? 1504 में, 1504 में, और बाद में इसको अपना कैपिटल भी बना लिया 1506 में, 1506 में। इसने एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्टार्ट किया, गज़े सिकंदरी, अपने नाम पे एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्टार्ट किया, गज़े सिकंदरी, जो कि मतलब 32 डिजिट्स वगैरह की होती थी इस तरह से, ठीक है? और इसने दिल्ली में मौत की मस्जिद बनवाई। मौत की मस्जिद क्या है? तो एक्चुअल में ये जो लोधी डायनेस्टी वाले हैं ये जाने जाते हैं डबल डोम आर्किटेक्चर के लिए। किसके लिए? डबल डोम आर्किटेक्चर, यानी कि वो आर्किटेक्चर इसमें दो दो गुंबद देखने को मिलेंगे। तो डबल डोम आर्किटेक्चर किसने दिया सबसे पहले? दैट वाज गिवन बाई सिकंदर लोधी, या फिर लोधी डायनेस्टी को रेट जाता है। देन आते हैं लोधी डायनेस्टी का ही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली सल्तनत का आखिरी रूलर, जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी का जो टेन्योर होता है वो 1517 से लेके 1517 से लेके 1526 AD तक होता है। अब इसके रूल में होता क्या है? बस इसमें होता यह है कि एक बैटल होता है जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है? क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ पानीपत। ये फर्स्ट बैटल होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला युद्ध होता है। और ये बैटल किसके बीच में होता है? इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर, ठीक है? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। और यहाँ पे जीत किसकी होती है? जीत यहाँ पे होती है बाबर की, ठीक है? इब्राहिम लोधी की हार होती है। और माना जाता है कि जो दौलत खान लोधी था, दौलत खान लोधी जो कौन था? पंजाब का गवर्नर था अंडर इब्राहिम लोधी, उसने इनवाइट किया था बाबर को, जिस तरह से मोहम्मद गौरी को इनवाइट किया था राजा जयचंद ने। और दौलत खान लोधी ने इनवाइट किया कि आओ बाबर और इसको हराओ, ठीक है? और सेम जो मोहम्मद गौरी ने जयचंद का हाल किया, वही फिर उसमें इसने बाबर ने दौलत खान लोधी का हाल किया, क्योंकि दौलत खान लोधी को लग रहा था ये आएगा हराएगा, फिर हम लोधी डायनेस्टी गद्दी में बैठ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बाबर फाइनली गद्दी में बैठता है और यहाँ से मुग़ल वंश की नींव रखी जाती है। तो फाइनली यहाँ पे दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से होता है ख़त्म। अब आते हैं बहमानी किंगडम पे, ओके? तो बहमानी कहाँ है? ऊपर है, दैट इज़ कृष्णा रिवर के नॉर्थ में 1300
1347 में, 1336 में वो बना था, 1347 में ये बना, 1347 एडी में अलाउद्दीन बहमान शाह ने, ठीक है, अलाउद्दीन बहमान शाह, जिसको कि हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हसन गंगू। इसने इसकी नींव रखी। एक्चुअल में उस टाइम पे 4 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, 4 प्रशासनिक इकाइयाँ थीं, जिनको कि हम प्रोविंस बोलते हैं, या फिर उस टाइम पे तरफ बोला जाता था, तरफ। और हर तरफ को तरफदार यानी एक गवर्नर लीड कर रहा होता था। ये 4 तरफ कौन थे? ये 4 तरफ थे, एक तो गुलबर्ग, बिदर, अहमदनगर और बेरार, ठीक है। तो ये 4 तरफ थे जिनसे मिलके बहमानी किंगडम बना। यहाँ पर अलाउद्दीन बहमान शाह पहले रूलर बने, 1347 एडी में इन्होंने नींव रखी और गुलबर्ग को अपना राजधानी बनाया, कैपिटल बनाया। इसके बाद आता जो रूलर, उसका नाम था ताजुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है, ताजुद्दीन फिरोज शाह। ये जो ताजुद्दीन फिरोज शाह ये 1397 से लेके 1422 एडी तक रहता है, 1422 तक। और ताजुद्दीन फिरोज शाह की अगर बात करें, जिसको फिरोज शाह बहमानी के नाम से जानते हैं, इसने विजयनगर किंगडम पर अटैक किया और उस टाइम पे देवराय वन रूलर थे। देवराय वन के टाइम पे किसने ट्रैवल किया था, जरा बताइए कमेंट में? निकोलो दी कॉन्टी ने, ठीक है। देवराय वन को हराया और उसकी बेटी से शादी करी और फिर देवराय वन ने फिर इसको अगले बैटल में हरा दिया। इसके बाद आता है अहमद शाह वाली। कौन आता है? अहमद शाह वाली। ये जाना किस लिए जाता है वाली? वाली जाना जाता है कैपिटल शिफ्ट के लिए, फ्रॉम गुलबर्ग टू बिदर। गुलबर्ग से बिदर को कैपिटल शिफ्ट करने का काम किसने किया था? अहमद शाह वाली ने किया था, ठीक है। बस इनके बारे में इतना ही पढ़ना है। फिर उसके बाद हुआ क्या था कि ये पूरी तरह से ब्रेक हो गया था। ये धीरे 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 ये ब्रेक हो गया 5 किंगडम्स में, ठीक है। 5 किंगडम कौन कौन थे? बेरर, बीदर, बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर, ठीक है। ये 5 किंगडम्स है जहाँ पे हर एक पर्टिकुलर जगह में एक एक डायनेस्टी रूल करने लगी। जैसे बेरार की अगर बात करेंगे तो यहाँ इमाद शाही डायनेस्टी आ गई, इमाद शाही डायनेस्टी आ गई। गोलकोंडा में कुतुब शाही डायनेस्टी आ गई। बीजापुर में आदिल शाही डायनेस्टी आ गई। अहमदनगर में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर निज़ाम शाही डायनेस्टी आ गई, निज़ाम शाही डायनेस्टी। और अगर बिदर की बात करेंगे, ये तो गोलकोंडा है ना, बिदर तो बहुत छोटू सा है, छोटू सा है, ठीक है। बिदर की अगर बात करेंगे, बिदर की, तो बिदर में जो रूल था वो था बरीद शाही डायनेस्टी का। उन्होंने हैदराबाद की 4 मीनार बनवाई थी। हैदराबाद की जो 4 मीनार है, ये कुली कुतुब शाह, जो कुतुब शाही डायनेस्टी के रूलर, फर्स्ट रूलर थे, उन्होंने बनवाई थी, ठीक है। तो कुतुब शाही डायनेस्टी गोलकोंडा में ये रूल कर रहे थे। और गोलकोंडा का जो फोर्ट है, गोलकोंडा का जो फोर्ट है, किला है, वो ककातियाज बनवा के गए थे पहले, ध्यान रखना। उसको फर्दर डेवलप करने का काम इन लोगों ने किया था, लेकिन इनिशियली ककातियाज वारंगल ने बनाया था इसको। ये जो देख पा रहे हो, ये है गोल गुम्बज, ये है गोल्ड नहीं, गोल गुम्बज, ठीक है। गोल गुम्बज जो है ये पूरे वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट डोम आर्किटेक्चर है और इंडिया का लार्जेस्ट है। इसको बनाया था किसने? आर्किटेक्ट कौन था? याकूत ऑफ दाबुल। और ये बनाया गया था इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा, मतलब उसने ऑर्डर्स दिए थे। तो आदिल शाही डायनेस्टी ने इसको बनवाया था। किसको? गोल गुम्बज को, जो कहाँ है? कर्नाटक में। और ये अगर बात करेंगे कहाँ पर है? हैदराबाद में है 4 मीनार। तो अभी आते हैं मुग़ल डायनेस्टी पे। तो मुग़ल डायनेस्टी का जो सबसे पहला रूलर अभी हमने देखा था कि डिफ़ीट किया था किसको, जल्दी से बताओ? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में किसको हराया था, जल्दी बताओ? तो बाबर की अगर बात करेंगे तो बचपन से ही काफ़ी होनहार टाइप का लड़का था, पढ़ाई लिखाई में इसका काफ़ी मन लगता था शुरू से ही। 1526 से लेके 1530 तक इसका रूल रहा, ठीक है। इसका जो ओरिजिनल नेम था दैट वाज ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका ओरिजिनल नेम था, ठीक है। और जो टाइटल
जो बाबर ने जो टाइटल अज्यूम किया था वो बादशाह का था, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं। बस ये ध्यान रखना ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका नाम था, और ये 12 साल की उम्र में फरगना के थ्रोन पे बैठा था। फरगना कहाँ पर पड़ता है? फरगना ये जो अफ़गानिस्तान के पास एक रीजन पड़ता है फरगना, वहाँ पे थ्रोन पे बैठा था। लेकिन इसी के जो घर वाले हैं इसको खदेड़ा, ठीक है। ये 1504 में आके 1504 में आके काबुल में बैठा और ताड़ में था कि कब इंडिया पर अटैक करेगी, ठीक है। 1504 में आके काबुल में बैठा, ठीक है। और फिर हमें पता है कि 1526 में इसने क्या किया, सबसे पहला बैटल लड़ा। तो सारे बैटल्स ऑफ बाबर हम देखते हैं, तो ये हमें बैटल्स देखने होते हैं कि पानी पिया, ठीक है, खाना खाया और चंदा लेके घर को गया, ठीक है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये पानीपत का पहला युद्ध है, ठीक है। ये बैटल ऑफ खानवा है, ठीक है। देन बैटल ऑफ चंदेरी, देन बैटल ऑफ घाघरा। तो फर्स्ट बैट, और ये मतलब हम ऑर्डर में ही याद कर रहे हैं क्योंकि ऑर्डर में ही ये हुए थे। 1526 में हुआ पहला, 1526 में, देन 1527 में, 1527 में, देन 1528 में, एंड देन 1529 में, 1529 में, ठीक है। और एक चीज़ जो पीछे अभी हमने देखा था, ये मतलब जो डेक्कन सुल्तान से इनको किसने क्या कॉन्कर किया वो हम आगे देखेंगे अभी, ठीक है। जब मुगल्स के बारे में जो हमने स्टार्ट किया, मुगल्स इन पर कब्जा करना स्टार्ट किया। मतलब सब पे मुगल ने कब्जा नहीं किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे बीजापुर है तो इसने बिदर को कॉन्कर कर लिया, ठीक है। अहमदनगर में बेरार को कॉन्कर कर लिया। फिर मुगल क्या करेंगे, अहमदनगर को कॉन्कर करेंगे, बीजापुर को कॉन्कर करेंगे और गोलकोंडा को कॉन्कर करेंगे। तो अहमदनगर पहले से बेरार लेके बैठा हुआ था, बीजापुर ने बिदर पे कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो याद रहेगा ये। तो ये 4 बैटल्स। अब पानीपत का जो पहला बैटल था, इसी में बाबर ने सबसे पहले गन पाउडर का यूज़ किया था। मतलब माना जाता है कि वैसे तो यूज़ हो चुका था लेकिन बड़े लेवल पे। और इसमें इसने तुगलमा फॉर्मेशन अपनी एक टेक्निक दिखाई थी। तुगलमा फॉर्मेशन जब हम बैच पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं किस तरह से उसका तुगलमा फॉर्मेशन बनाया जाता है। तो वो जो यहाँ पर हम डिटेल में नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। तो तुगलमा फॉर्मेशन बना के इसने अटैक किया। मतलब होता ये है कि जैसे यहाँ से आती है, ठीक है, तुम ये हो, जैसे बाबर ये है, इब्राहिम लोदी उधर से, तो इसको साइड से पहले तो घेरा जाएगा क्योंकि यहाँ पर हिल्स हैं तो उधर उधर भाग नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ से आएगा और ये सीधा अंदर चला आएगा इसमें, ठीक है। अंदर मतलब सीधा दुश्मन की आर्मी में आज के घुस जाएगा और इस पर पूरी तरह से तीनों तरफ से अटैक किया जाएगा। दैट इज़ तुगलमा फॉर्मेशन, ठीक है। राइट साइड वाला तुगलमा जो है बाबर का बड़ा बेटा, दैट इज़ हुमायूं लीड कर रहा होता है। तो बाबर की ये बात रही, ठीक है। तो बाबर जो है 1526 से लेकर 1530 तक रूलर रहता है। 1530 में इसकी डेथ हो जाती है। ये हमें देख लिया। बाकी इसके बारे में ऑटोबायोग्राफी जिसकी है वो तुज़ुके बाबरी नाम से है। तुज़ुके बाबरी, जो एक्चुअल में ध्यान रखना, तुज़ुके बाबरी जो ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखी गई थी वो टर्किश लैंग्वेज था। बाद में इसको जो अकबर का एक नवरत्न था जिसका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना, उसने इसको पर्शियन में कन्वर्ट किया था अंडर द नेम बाबरनामा, ठीक है। बाबरनामा किसने कन्वर्ट किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। हुमायूं पे आए तो हुमायूं की अगर बात करेंगे, और एक चीज़ ध्यान, हाँ ठीक है, हुमायूं पे आएंगे अगर, तो ये चाइनीज़ नहीं लग रहा है हुमायूं थोड़ा सा। तो हुमायूं की अगर बात करेंगे, सबसे बड़ा बेटा था। अब था क्या, जहाँ से लोग ओरिजिनली बिलोंग करते थे वहाँ पर इस तरह का सिस्टम था कि भाई जो पूरा एम्पायर है वो अपने भाइयों में बांटना है। तो हुमायूं बड़ा बेटा था, तो इसने जो बाबर का एम्पायर था, अस्कर, हिंडल और कामरान, हिंडल और अस्करी, ये 3 और इसके भाई थे। तो 4 पार्ट में पूरा एम्पायर बटा, ठीक है। हुमायूं दिल्ली वाला पार्ट संभाल रहा था और जो कामरान था, कामरान अकमल, ठीक है, ये जो कांदार वाला या फिर काबुल वाला रीजन है उसको संभाल रहा था ये, ठीक। इसके भाई काफ़ी निकम्मे टाइप थे थोड़े से। इसने क्या किया, इसने सबसे पहले तो मतलब इसका रूल कब से कब तक रहा, तो इसका रूल 1530 से पहले तो 1530 से 1540 तक रहा, देन 1555 से लेके 1556 तक रहा। ऐसा क्यों रहा, बीच में कहाँ चला गया? तो हुआ ये कि शेर शाह वर्सेस हुमायूं हो गया, तो दोनों के बीच में बैटल हुआ जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज, या फिर बैटल ऑफ, इसी को बोलते हैं बिलीग्राम, ठीक है। चौसा की अगर बात करेंगे तो ये 1539 में 1539 एडी में हुआ,
और कन्नौज या बिलीग्राम की बात करेंगे तो 1540 में हुआ, 1540 में हुआ। दोनों में ही शेर शाह एमर्ज विक्टोरियस, हुमायूं को कोई डिफीट, हुमायूं को भगा के मारा, खदेड़ के मारा शेर शाह सूरी ने, और हुमायूं जाके छुप गए कहाँ पर, ईरान में एक सफ़ाविद डायनेस्टी है, वहाँ पे जाके इन्होंने शरण ले ली सफ़ाविद डायनेस्टी में, कि बड़े ख़तरनाक लोग हैं, काफ़ी मारा, ठीक है। सफ़ाविद डायनेस्टी, गेट मत खोलना। अब होता क्या है कि जो शेर शाह सूरी है, इसके बारे में यहाँ पे मैं चीज़ें लिख देता हूँ, ठीक है। शेर शाह सूरी का जो ओरिजिनल नेम था वो फरीद खान था। ये बिहार के सासाराम में एक जागीरदार था, उसका बेटा था ये शेर शाह सूरी, काफ़ी एबल था वो। उसके फादर का नाम था हसन खान, तो हसन खान जागीरदार थे और उनका बेटा था शेर शाह। बैटल तो हमने देख लिए। अब इसने एडमिनिस्ट्रेशन इसका काफ़ी तगड़ा था, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था इसका, और इसके एडमिनिस्ट्रेशन को अडॉप्ट किया था हुमायूं के बेटे अकबर ने, जो इसके बाद आएगा। इसने रुपया जो करेंसी है वो इंट्रोड्यूस करी, ठीक है, रुपया। और क्या किया, इसने जीटी रोड बनवाई, कहाँ से कहाँ तक, तो जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है वहाँ चिटगांव पड़ती है, चटगांव, वहाँ से लेके अफगानिस्तान के काबुल तक बनवाई थी, ठीक है। या कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि पेशावर तक बनवाई है, ठीक है। तो ये इसने बनवाने का काम किया। प्लस इनके बीच बीच में रुकने के लिए जीटी रोड में सराय बनवाए। सराय क्या होता है, रेस्टिंग प्लेस होता है, रेस्टिंग प्लेस। बीच में इतना लंबा सफ़र तय करोगे तो बीच में रुकने के लिए जगह भी तो चाहिए। इसने पट्टा और कुबालियत इशू किया, पट्टा और कबूलियत, ठीक है, कबूलियत, ये क्या होते थे, तो काइंड ऑफ एक स्टेट और जो पेजेंट, जो किसान, उनके बीच का एक एग्रीमेंट हो गया कि भाई आपको इतना लैंड रेवेन्यू आपका फिक्स हो गया है और इतना लैंड रेवेन्यू आपको देना पड़ेगा। कुछ इसी तरह का, इसी से इंस्पायर होके हम देखेंगे कि जो अकबर है एक सिस्टम लाता है जिसको कि हम दास आला सिस्टम बोलते हैं। अब हुआ क्या, 1545 में गया कलिंजर गया ये 1545 में। उसको क्या कर रहा था कि कलिंजर को, इसको एक्वायर करना था कलिंजर को। अब कलिंजर की जो वॉल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है, तो टूट नहीं रही थी। तो जैसे तैसे क्या हुआ, इसने तोड़ना चाहा, लेकिन जो इसने बम वगैरह मारा तो वो इसी के, जो इसके सोल्जर ने मारा, तो वो इसके पैर में आके गिर गया वापस, ठीक है। और जब इसने देखा, फिर उसने सोल्जर की आंखों में देखा और बोला, आंखों में, अबे साले, ये फटा। और शेर शाह सूरी की हालत बहुत ख़राब हो गई, 2-3 तक जिंदा रहा शेर शाह सूरी, बट फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। एंड करेंटली ये जो बरी है ये सासाराम में ही है। सासाराम जो बिहार है वहाँ पर इसकी कब्र बनी हुई है, सासाराम बिहार में। जैसे बात अगर करें बाबर की, तो बाबर की जो कब्र बनी हुई है काबुल अफ़गानिस्तान में, ठीक है, काबुल में बरीड है। पहले ये आगरा में बरी हुआ था, ध्यान रखना इस चीज़ को, आगरा से बाद में इसको काबुल में बरी किया गया, काबुल अफ़गानिस्तान में, क्लियर है। हुमायूं की अगर बात करें तो हुमायूं ने इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा। जैसे मैंने बताया 1530 तक, 1540 तक रहा, बैटल लड़े, फिर भाग गया ईरान में, ठीक है। और इसका ओरिजिनल नेम क्या था, हुमायूं का ओरिजिनल नेम क्या था, क्यों भाई। एक चीज़ ध्यान रखना हुमायूं के रिगार्डिंग कि इसकी जो बायोग्राफी थी वो ऑटोबायोग्राफी नहीं थी, वो थी हुमायूं नामा। और हुमायूं नामा लिखी थी इसकी जो सिस्टर थी गुलबदन बेगम ने, ठीक है, किसने, गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम ने लिखी थी, लेकिन इसका जो टूम्ब है, हुमायूंस टूम्ब, वो किसने बनाया था, वो इसकी जो वाइफ थी जिसका नाम था हाजी बेगम या बीगा बेगम, ठीक है, हाजी बेगम या बीगा बेगम, उसने बनवाया था, ठीक। अभी जब वापस आता है वहाँ से तो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर नहीं पाता, इसकी डेथ हो जाती है 1555 में, लाइब्रेरी की 1556 में लाइब्रेरी की स्टेयर से गिरने की वजह से इसकी डेथ हो जाती है। और जब डेथ हो जाती है तो इसको बरी कहाँ पे किया जाता है, इसको बरी किया जाता है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में हुमायूंस टूम्ब बना हुआ है। देन आता है अकबर। अकबर 13 साल का होता है जब अकबर इसकी डेथ होती है, दैट इज़ हुमायूं की। और इसका जो रीजेंट होता है, रीजेंट का मतलब क्या होता है, केयर टेकर अकबर का कौन होता है, वो होता है क्या नाम था उसका, बैरम खान, ठीक है, बैरम खान। बैरम खान क्या करता है, वो थ्रोन को, क्योंकि अब जब 1 साल के बाद डेथ हो गई इसकी, ठीक है, किसकी, हुमायूं की, तो तुम खुद सोचो जो शेर शाह के बेटे वगैरह होंगे, क्योंकि अफगान था ये शेर शाह सूरी। अब अगर ये माना जाता है कि कलिंजर का किला इन्होंने कॉन्कर कर तो लिया था शेर शाह सूरी की जब डेथ हुई थी उस टाइम पे, लेकिन अगर
शेर शाह सूरी की वहाँ पर ये इमरजेंसी इस तरह से डेथ ना होती, ठीक है, थोड़ी सी विचित्र तरीक़ों से, तो हो सकता है कि मुग़ल वंश कभी भारत में आता ही नहीं, मतलब इतना लंबा चलता ही नहीं, ठीक है, हुमायूं से ही ख़त्म हो जाता, और अकबर बीरबल के बारे में हम कभी पढ़ते ही नहीं, अगर वो कलिंजर में ये घटना ना हुई तो। देख लो कलिंजर की इंपॉर्टेंस समझो यार, तो मैं कितनी बार तुम लोग को समझाऊँ, समझो, समझ रहे हो तुम, ठीक है। तो इसके बाद शेर शाह के जो अफ़गान थे जैसे बेटे वगैरह, तो जब हुमायूं मर गया 1 साल, तो मतलब अभी कोई नहीं है पावरफुल, अगर हम देखें ना तो मुगल्स हैं और ना तो अफ़गान हैं, क्योंकि शेर शाह सूरी के भी 1 ही साल पहले डेथ हुई है, ठीक है, और हुमायूं भी मतलब 1 साल पहले डेथ नहीं हुई, मतलब अभी तक अफ़गान रूल कर रहे थे, और हुमायूं की भी अभी 1 ही साल पहले डेथ हुई है। तो फिर अफ़गान्स वर्सेस मुगल्स हुआ, जिसमें बैरम खान ने अकबर की फोर्सेस को लीड किया, वर्सेस वर्सेस होम, वर्सेस अफ़गान, जिनको लीड कर रहा था हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हेमू बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का दूसरा युद्ध ये होता है 1556 में, 1556 में। जीत किसकी होती है? बैरम खान की या फिर अकबर की, ठीक है। और अकबर का ताजपोशी होता है, कोरोनेशन होता है 13 साल की उम्र में कलनौर पंजाब में, ठीक है, कलनौर पंजाब में ताजपोशी होती है। और इसके बाद अकबर थोड़ा सा शादी ब्याह करेंगे अपना, ठीक है, और शादी इनकी होती है हरका बाई से, ठीक है, हरका बाई जो ये कछवार राजपूत रूलर थे आमेर के, उनका नाम था भारमल, उनकी बेटी थी हरका बाई, और उनसे शादी होती है अकबर की। और अकबर का जो ओरिजिनल नेम ध्यान रखना, वो जलालुद्दीन, ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, ठीक है। और बाबर का ओरिजिनल नेम नहीं देखा था क्या? हाँ, ज़हीरुद्दीन, ठीक है, इसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो जलालुद्दीन बस टाइटल ध्यान रखना। शादी करी किसके साथ? मतलब बहुत शादी करते थे लोग, लेकिन जो मेन हमें पढ़ना है हरका बाई, ठीक है, जिनको जोधा बाई के नाम से जानते हैं। बाद में इन्हीं को टाइटल दिया था मरियम उज़ ज़मानी का, अकबर ने मरियम उज़ ज़मानी का टाइटल दिया था। और जो जहांगीर हुआ था अकबर का बेटा, वो इन्हीं से हुआ था, हरका बाई से ही हुआ था, ठीक है। अब अकबर ने बहुत ही डिसाइसिव तरीके से राजपूत्स को अपने अंडर में लिया, शादी करके, या फिर उनको कुछ ही राजपूत को अपने ही कोर्ट में बहुत ही हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे अपॉइंट करके। लेकिन एक राजपूत ऐसे थे जो इनकी सुजरेनिटी एक्सेप्ट करने से बिल्कुल मना कर रहे थे। वो कौन थे? जो मैं यहाँ पर मैंने लिखवाया नहीं है। बैटल ऑफ खानवा किसके अगेंस्ट में लड़ा बाबर ने? राणा सांगा। तो ये यही राजपूत थे। बैटल ऑफ चंदेरी मेदिनी राय। और घाघरा में कोई रूलर नहीं था, अफगान्स के विरुद्ध, ठीक है, अफगान्स। तो यही राणा सांगा थे जो मारवाड़, जो रीजन पड़ता है मारवाड़, ठीक है, सिसोदिया राजपूत रूलर्स थे। इन्होंने सुजरेनिटी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ठीक है। अब राणा प्रताप के जो पोते थे, अकबर किसका पोता है? बाबर का। तो उसी तरह राणा प्रताप के जो पोते थे उनका नाम था महाराणा प्रताप सिंह। सभी ने नाम सुना होगा, ठीक है, सभी ने इनके ब्रेवरी के किस्से सुने हैं, महाराणा प्रताप। तो महाराणा जो प्रताप हैं वर्सेस अकबर होता है। वैसे अकबर डायरेक्टली नहीं जाता है इस बैटल में। इस बैटल को बोलते हैं हल्दी घाटी का बैटल, हल्दी घाटी का युद्ध। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गई, हल्दी घाटी का युद्ध। ये होता है 1576, 1576 में। अकबर की जो फोर्सेस हैं उनको कौन लीड कर रहा है? उनको लीड कर रहा है मान सिंह, ठीक है, मान सिंह जो है वो लीड कर रहा है। जीत किसकी होती है? डिसाइसिव विक्ट्री नहीं है। इसको लेके मतलब हिस्टोरियन के अलग अलग पक्ष हैं, ठीक है। महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी थी, ये बात तो सत्य है कि वो यहाँ से मतलब उन्होंने गिव अप नहीं किया था, काइंड ऑफ उन्होंने सरेंडर नहीं किया था और वो भाग गए थे मतलब। और फिर उन्होंने काफ़ी छिप के अपना जीवन काटा, अपनी आर्मी को उन्होंने स्ट्रेंथन और करने का किया है ना। आपने स्टोरी सुनी होगी, घास की रोटी खाते तो ये सारी चीज़ें, बट इसमें कोई क्लियर डिसाइसिव विक्ट्री नहीं हुई, ठीक है। तो उन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा अकबर की फोर्सेस को भी काफ़ी चकमा देके वो निकल गए। तो ये थे जिन्होंने सुजरेनिटी एक्सेप्ट नहीं करी थी। बाद में हम देखते हैं जहांगीर के अंडर में ये जो मतलब मारवाड़ के एक रूलर होते हैं, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं सुजरेनिटी, लेकिन वो हम आगे देखेंगे अभी, ठीक है। लेकिन इतनी चीज़ आपको याद रहेगी कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ, किसके खिलाफ हुआ। अब आते हैं अकबर के बारे में बाकी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था अकबर का। इसको जानते थे दासाला प्रथा के नाम से, दासाला सिस्टम। दासाला ये इंट्रोड्यूस किया था अकबर के ही कोर्ट में नवरत्न थे, जिनका नाम था टोडरमल, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे,
टोडरमल कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर। 10 साल के बेसिस पर आपकी लैंड को टेस्ट किया जाएगा और उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि आपको कितना लैंड रेवेन्यू भरना है। पोलाज, परौती, चाचर और बंजर। पोलाज वो है जिसको कभी खाली नहीं छोड़ा जाता लैंड को, मोस्ट फर्टाइल लैंड है। परौती वो है जिसको 1 से 2 साल के लिए फैलो यानी खाली छोड़ा जाता है। चाचर को 3 से 4 साल के लिए। और बंजर की अगर बात करेंगे तो पूरी तरह से बंजर, इसमें एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये 10 साला सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का काम किसने किया था? ये अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे टोडरमल, उन्होंने। ठीक है, क्लियर। इसी को ही हम जब्ती सिस्टम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जब्ती सिस्टम बोल देते हैं इसी को। अब आते हैं अकबरनामा। ये एक्चुअल में एक बुक लिखी गई थी जिसमें टोटल 3 वॉल्यूम्स थे। 3 वॉल्यूम्स, पहला, दूसरा, तीसरा। जो पहला था उसमें अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में लिखा हुआ था। दूसरा अकबर के रेन के बारे में लिखा हुआ था, कार्यकाल। और तीसरा अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के बारे में लिखा हुआ था। और इसी को हम जानते हैं किस नाम से? एन अकबरी के नाम से। और ये किसने लिखा था अकबरनामा? हु रोट द बुक अकबरनामा? किसने लिखी थी ये? तो इट वॉज रिटन बाई हुम? इट वॉज रिटन बाई अबुल फजल, जो अगेन इनके कोर्ट में एक नवरत्न थे। ठीक है। दीन इलाही क्या है? तो दीन इलाही एक नया धर्म, न्यू रिलीजन, जिसमें सारे धर्मों का मिक्सचर था, एक तरह से नवरत्न टाइप था ये। ठीक है, इट वॉज लाइक मिक्सचर ऑफ ऑल रिलीजन, जिसमें सारे धर्मों की अच्छी अच्छी, मतलब ये काइंड ऑफ ट्रेल मिक्स है। सारे धर्मों की अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें मिक्स थी दीन इलाही में। और न्यू रिलीजन था ये। और बीरबल वॉज दी ओनली हिंदू जिसने इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये ज़्यादा चल पाया नहीं। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं चल पाया आपका। इबादत खाना, ट्रांसलेशन इबादत खाना नहीं, इबादत खाना में आपके मकताब खाना था, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, इबादत खाना में क्या होता था? रिलीजियस डिस्कोर्स होते थे, यानी कि धार्मिक बातें होती थी। ठीक है, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट था मकताब खाना। अब किन किन चीज़ों का ट्रांसलेशन होता था? तो बहुत चीज़ों का ट्रांसलेशन हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल रामायण का ट्रांसलेशन हुआ पर्शियन में, अंडर द रामायण की अगर बात करेंगे तो पर्शियन में ट्रांसलेट करी गई थी बाई अब्दुल कादिर बदौनी। इन शॉर्ट बदौनी लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, बदौनी। महाभारत का ट्रांसलेशन हुआ पर्शियन में, महाभारत। ये भी किसने किया? अब्दुल कादिर बदौनी और फैज़ी ने। ठीक है, फैज़ी प्लस बदौनी। और अगर हम बात करेंगे तो ये महाभारत जो है, इट वॉज रिटन अंडर द टाइटल रज़्मनामा। ठीक है, रज़्मनामा टाइटल के अंडर इसको लिखा गया। क्लियर। और कुछ जो हम हाँ, और एक चीज़ और है, दैट इज़ मनसबदारी सिस्टम में लिखा हुआ है। मनसबदारी सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1571 में, 1571 में। मनसब का मतलब होता है रैंक अलॉट करी जाती थी। जैसे ये हम पढ़ के आए थे इल्तुतमिश के टाइम पे इक्ता था, अमर नायक था विजयनगर के टाइम पे, वैसे ही कुछ है ये मनसबदारी सिस्टम। मनसब आपको रैंक अलॉट करी जाएगी कि आपके कितने, आपने जट यानी कि अपने पैदल सेना कितनी रहे आपके पास। पैदल सेना को जट बोलते थे, जट मतलब आर्मी पर्सन्स, और सवार का मतलब घुड़सवार। ठीक है, तो उसके बेसिस पे जितने जट हैं उसके बेसिस पे आपको सवार यानी घुड़सवार मेंटेन करने होते, तो उसके बेसिस पे आपको रैंक अलॉट करी जाती थी। और उसके बेसिस पे आपको, ठीक है, आपको सेना की टुकड़ी मेंटेन करनी है, सेना की टुकड़ी मेंटेन करनी है, प्लस उसके बेसिस पर आपको वहाँ के उस लैंड के हो सकता है या तो आपको सैलरी बेसिस पे रखा जाए, या हो सकता है कि वहाँ के आपको रेवेन्यू राइट्स ही पूरी तरीके से दे दिए जाएँ। रेवेन्यू राइट्स अगर आपको पूरे तरह से दे दिए गए, मतलब आपको जागीर दे दी गई है वहाँ की। ठीक है, तो आप मनसबदार के साथ साथ जागीरदार भी बन चुके हैं। तो 1571 में स्टार्ट किया था इसको। ठीक है, जहाँ पर आपको मनसब का मतलब है रैंक बेस अलॉट होगी, आपने कितने सेना मेंटेन कर रखी है। ठीक है, उतनी आपको सेना मेंटेन करनी है, और उसके बेसिस पर आपको रेवेन्यू राइट्स मिलते थे लैंड के, या फिर सैलरी बेसिस पर आपको रखा जाता था। ठीक है, ये जो मनसब है ये 10 से लेके 7 मतलब 10,000 तक गई, लेकिन अकबर के टाइम पे 7,000 तक गई थी। 10,000 तो औरंगजेब के टाइम पे गई थी ये, लेकिन 7,000 की जो पोस्ट थी
वो जो जो एकदम टॉप मनसब थी वो मुग़ल डायनेस्टी के जो मुग़ल रूलर हैं उनके बेटों के लिए रिजर्व्ड होती थी। और बाकी अगर हम देखें टॉप हिंदू जो अकबर के टाइम पे थे, जैसे राजा मान सिंह, कोका सिंह एक हो गए, इन सब लोगों इनको सप्त हजारी बोला गया राजा मान सिंह को, क्योंकि इनको 7,000 की मनसब अलॉट करी गई राजा मान सिंह को, ध्यान रखना। सप्त हजारी इसीलिए इनको बोला गया, 7,000 की मनसब दी गई इनको। अकबर ने क्या बनवाया, तो अकबर ने एक तो फतेहपुर सीकरी बनवाई सिटी, फतेहपुर सीकरी कब, 1570 में, 1570 में, ठीक है। और ये बुलंद दरवाज़ा बनवाया, क्यों बनवाई थी, क्यों बनवाई थी फतेहपुर सीकरी, तो ये इन्होंने बनाई थी जो शेख सलीम चिश्ती थे उनकी याद में बनवाई थी, क्योंकि अकबर का बेटा नहीं हो रहा था कोई, ठीक है, तो इन्होंने ब्लेस किया था अकबर को बेटे के साथ, तो फिर बेटा हो गया था, तो इन्होंने फतेहपुर सीकरी बनवाई थी जब ये जहांगीर पैदा हुआ था तब, ठीक है। प्लस साथ ही साथ ये जो आप देख पा रहे हैं ये बुलंद दरवाज़ा है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर विक्ट्री कममेरेट करने के लिए बनवाया गया था अकबर के द्वारा, तो इट वाज बिल्ट, ये जो फतेहपुर सीकरी सिटी है वहीं पर बनाया गया था 1575 में। गुजरात पे विक्ट्री जो इनको हासिल हुई थी उसको कममेरेट करने के लिए अकबर ने इसको बनवाया था। साथ ही साथ पंचमहल भी बनवाया था अकबर ने, आगरा में है ये पंचमहल, सॉरी फतेहपुर सीकरी में है ये आपका, ठीक है। और कुछ और तो कुछ नहीं है, बाकी तो ध्यान रखना जो आगरा का फोर्ट है, आगरा किला, आगरा सिटी नहीं, आगरा सिटी तो हमने सिकंदर लोधी देखा था, उसने बनवाई थी 1504 में, फिर अपना कैपिटल शिफ्ट किया था 1506 में। ये आगरा फोर्ट को बनाया था अकबर ने, ठीक है, ध्यान रखना। और इसने कैपिटल भी कई बार शिफ्ट करी थी, ध्यान रखना। जब 1570 में बनवाया था इसने फतेहपुर सीकरी, तो 1571 में इसने आगरा से फतेहपुर सीकरी को कैपिटल शिफ्ट कर लिया था 1571 में। फिर क्या किया, सीकरी से लाहौर चला गया 1585 में, और फिर लाहौर से फिर वापस आ गया आगरा में 1598 में। अब याद कैसे रख सकते हैं, फैट मैन से याद रखो, ठीक है, फैट मैन। ये 1570 में फतेहपुर सीकरी बनवाया और मनसबदारी 1571 में लाया, ठीक है, फैट मैन, ऐसे तरह से याद कर सकते हो। ख़त्म नहीं हुआ है अभी, अब हम देखेंगे अकबर के जो नवरत्न थे, ठीक है। अकबर ने अपनी कोर्ट में नवरत्न डॉन किए थे और उनका क्या क्या नाम हुआ वो हम देखते हैं। तो एक तो बीरबल का नाम सभी ने सुना है, अबुल फजल अभी हमने देखा जिन्होंने अकबरनामा लिखी, ठीक है। टोडरमल जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो कि अभी जब्ती सिस्टम या 10 साला सिस्टम लेके आए थे। ये 3 नाम तो हमने देख ही लिए हैं। अब अबुल फजल का भाई था फैज़ी, ठीक है, चौथा ये हो गया। तानसेन थे, तानसेन का ओरिजिनल नेम रामतनु पांडे था। ये जो राजा रामचंद्र सिंह थे ग्वालियर, उनके कोर्ट में थे, और उसके बाद इनको बुला लिया था अकबर ने यहाँ पर, ठीक है। और तानसेन की अगर बात करेंगे तो मियाँ का टाइटल तानसेन को, मियाँ तानसेन, वो अकबर ने ही दिया था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इनके जो गुरु का है उनका नाम क्या था, बताओ इनके गुरु का नाम क्या था तब तक। अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अज़ियाउद्दीन, अज़ियाउद्दीन, और एक और बच गया आई थिंक मुल्ला दो प्याज़ा, मुल्ला प्याज़ा दो भाई, प्याज दो, ठीक है। तो तानसेन गुरु थे स्वामी हरिदास। तो 4 ये हो गए, 4 8, एक बच रहा है कोई, तो राजा मान सिंह, ठीक है। तो ये नवरत्न थे अकबर के कोर्ट में। अब आते हैं अकबर का जो बेटा होता है वो, ठीक है। और इसकी कब्र कहाँ है, इसको कहाँ पे बरी किया गया अकबर को, तो ध्यान रखना इसको बरी किया गया है आगरा में, ठीक है, आगरा में। बाबर को काबुल अफ़गानिस्तान, ओरिजिनली अकबर आगरा में, बट बाद में काबुल अफ़गानिस्तान। हुमायूं दिल्ली, ठीक है, हुमायूं दिल्ली, देन आगरा को, आगरा में अकबर को, ठीक है। अब आते हैं जहांगीर पे। बट होता क्या है कि जहांगीर जो है रिवोल्ट कर देता है अकबर के खिलाफ। अकबर का जो लास्ट एक्सपेडिशन होता है, अकबर का जो लास्ट एक्सपेडिशन होता है वो खंडेश में होता है। खंडेश अहमदनगर का पार्ट होता है, जो साउथ में अहमदनगर, क्योंकि अकबर ने ही अब साउथ में फोकस करना शुरू ही किया था कि जहांगीर ने उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया। खंडेश जो है अहमदनगर का पार्ट है, एक सेकेंड, ठीक है, जो खंडेश है वो अहमदनगर का पार्ट है। और यहाँ पर अकबर 1601 में गया, इसको कैप्चर भी कर लिया, लेकिन तब तक आगे वो बढ़ता तो जहांगीर ने इसके खिलाफ दिल्ली में रिवोल्ट कर दिया। थोड़ा नशेड़ी टाइप था ये जहांगीर, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1605 से 1605 से 1627 तक है, 1627 तक है। और जहांगीर ने किया क्या,
जहांगीर ने पहले तो रिवोल्ट, और इसका ओरिजिनल नेम क्या है तो ध्यान रखना, इसको प्रिंस सलीम के नाम से जानते हैं, ठीक है, प्रिंस सलीम, ओके, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम या प्रिंस सलीम, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम या प्रिंस सलीम। तो इसने ये किया, मतलब इसने ऐसा कोई बहुत तीर नहीं मारे इसने, जिस तरह से अकबर के बारे में इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, क्यों, क्योंकि जैसे ना था ये थोड़ा नशेड़ी टाइप था ये। तो इसने बहुत ज़्यादा तो काम नहीं किया सिवाय शादियाँ करने के। तो एक तो हिंदू डायनेस्टी के रूलर थी, अगर हम बात करें क्या नाम था उनका, मनमती बाई, ठीक है, मनमती बाई, जिनको कि जगत गोसाई के नाम से जानते हैं, उनसे शादी करी, राठौर प्रिंसेस थी, ठीक है, जगत गोसाई। और बाद में शादी करी जिससे ये बहुत प्यार करता था, उसका नाम था क्या, उसका नाम था मेहरुन्निसा। एक्चुअल में इसने बिहार की तरफ गया था, वहाँ पर एक अफ़गान था, उसको हराया था और उसकी वाइफ से शादी कर ली, तो इसकी वाइफ का ही नाम था मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा, ठीक, जिसको बाद में टाइटल मिलता है नूरजहाँ का, ठीक है। अब क्योंकि ये नशेड़ी था तो मेन इनडायरेक्ट जो कंट्रोल था पूरी तरीके से मेहरुन्निसा के कंट्रोल में जा चुका था। तो मेहरुन्निसा क्या कर रही थी, अपने सगे संबंधियों ने, अपने पापा, अपने भाई, इन सब के नाम पे कुछ ना कुछ बनवा रही थी, जैसे टूम्ब ऑफ इतिमादुद्दौला इसने बनवाया, ठीक है, इसने नूर महल बनवाया अपने नाम पे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये सारा इसने बनवाने का काम किया। जहांगीर ने खुद तो ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन इसके टाइम पे कुछ इक्का दुक्का जैसे चीज़ें हुई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज़ तो ध्यान रखना, जंजीर आदिल इसने बनाया। जंजीर आदिल मतलब किसी को अगर जस्टिस चाहिए तो वो चेन को वो कर सकता है, ठीक है, मतलब उसमें घंटी वंटी लगी थी। इसके टाइम पे क्या हुआ, सर थॉमस रो, लेकिन उससे पहले कैप्टन विलियम हॉकिंस अपना हेक्टर शिप लेके आए थे, जहांगीर के पास लेके आए थे, सो दैट कि वो कुछ ट्रेडिंग कंसेशंस ले सकें, यानी कि क्या हम यहाँ अपना फोर्ट एक बना सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, इसलिए अंग्रेज आए थे सबसे पहले। विलियम हॉकिंस 1608 में आया था ये, लेकिन ये फेल, मतलब विलियम हॉकिंस डिडंट सक्सीडेड इन गेटिंग दी ट्रेडिंग राइट्स और ट्रेडिंग पास फ्रॉम जहांगीर। जहांगीर ने बोला इतनी दूर से है तो कुछ तो यार दे ही देते हैं, तो इसको एक तवायफ़ दे दी, ठीक है, तवायफ़ दे दी और बोला हॉकिंस मज़े करो जाके। और फिर हॉकिंस कभी उसके बाद देखा नहीं गया, ना तो यहाँ पे और ना तो ब्रिटेन ये पहुँचा। अब जहाँ गया हो, जो किया हो, जो भी हुआ हो, खैर छोड़ो। विलियम हॉकिंस तो फेल हो गया, लेकिन उसके बाद थॉमस रो आता है, ठीक है, थॉमस रो 1615 में, ठीक है, 1615 में आता है। एंड ही सक्सीडेड इन गेटिंग दी ट्रेडिंग कंसेशन। तो ये सक्सीड कर गया था कि भाई सूरत वगैरह में हम फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो थॉमस रो सक्सीड कर दे गया था, ये चीज़ ध्यान रखना। इसने क्या किया था जहांगीर ने, ही किल्ड द 5th सिख गुरु, जिनका क्या नाम था, सिख गुरु के बारे में हम देखेंगे। 5th सिख गुरु जिनका नाम था गुरु अर्जन देव। क्यों मार दिया था, क्योंकि जहांगीर का जो रेबेलियस बेटा था जिसका नाम था खुसरो, उसको शरण दे दी थी इन्होंने। एक था खुसरो और एक था खुर्रम। जो खुर्रम था वही जाके आगे बना शाहजहां। जो खुर्रम था शाहजहां। और ये बरी कहाँ पे किया गया जहांगीर, ये लाहौर में बरी किया गया, बरीड एट लाहौर। कहाँ पर, लाहौर में। और इसने एक मोती मस्जिद भी बनवाई थी लाहौर में, वो आगे मैं आपको समराइज़ करूँगा एक साथ सारी मोती मस्जिद, ठीक है। दिन आता है अपना शाहजहां की अगर बात करेंगे तो 1628 से लेकर 1658 तक रूल रहा। अब जहांगीर ने इसको भेजा था साउथ में कि बेटा तुम जाओ, ठीक है, हम मेहरुन्निसा को देख लेंगे, तुम जो है जाओ, ठीक है, अब हम तो प्यार में पागल हो गए हैं, तो तुम जाओ और तुम देखो जरा साउथ में कैप्चर करो। तो शाहजहां और यानी जिसका नाम प्रिंस खुर्रम था, और ये ध्यान रखना मेहरुन्निसा से नहीं हुआ था, क्योंकि जहांगीर मैंने बताया मनमती बाई पहली वाइफ थी, तो मनमती बाई से हुआ था ये शाहजहां, ठीक है। इसकी मदर भी हिंदू थी, जहांगीर जिसका बाप था उसकी मदर भी हिंदू थी, ठीक है। तो उनसे हुआ ये, ठीक है, शाहजहां। और शाहजहां जो है उसका नाम था महाबत खान कौन था, मिलिट्री कमांडर था जहांगीर का, और उसका बेटा दोनों गए साउथ इंडिया में, अहमदनगर वगैरह को काफ़ी हद तक कैप्चर कर लिया था। तो कहीं कहीं पे आप देखोगे कहीं लिखा रहता है अहमदनगर को कैप्चर किया था जहांगीर ने, कहीं शाहजहां और कहीं औरंगजेब लिखा होता है,
ठीक है, तो डिसाइसिव नहीं था, मेन तो शाहजहाँ के टाइम पे वो किया गया था। ठीक है, और महाबत खान भी चिढ़ता था मेहरुन्निसा से, तो दोनों ने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया। किसके अगेंस्ट में? जहांगीर धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा और मर गया। उसके बाद मेहरुन्निसा को उतनी ज़्यादा पावरफुल रही नहीं, तो शाहजहाँ और महाबत खान ने मिलकर हटा दिया। शाहजहाँ की जो वाइफ थी, इन्होंने भी ज़्यादा सच कुछ बहुत तीर नहीं मारे, बस ये पता होना चाहिए कि इनकी वाइफ थी मुमताज़ महल। ये भी प्यार में पागल हो गए थोड़े से, ठीक है। और देख रहे हो, जो जो प्यार में ज़्यादा पागल हुआ है वो ज़्यादा कुछ कर पाया नहीं है, देख रहे हो तुम? नहीं, तुम देख रहे हो, ठीक है। मैं ज़्यादा इस पर ऊपर नहीं कहूँगा, नहीं तो विवाद हो जाएगा, विवाद। ठीक है, तो मुमताज़ महल जो है इनकी वाइफ थी। अब इनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी 1631 में। अब देखो 1628 में थ्रोन में बैठा, 3 साल बाद डेथ हो गई। अब बेचारा उस सदमे को सह नहीं पा रहा था। ठीक है, जब सह नहीं पा रहा था तो क्या किया इसने, ताजमहल बनवा डाला अपनी वाइफ की याद में। ठीक है, क्लियर है। और आज के लोग क्या करते हैं, खैर उस पर मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं। तो मुमताज़ महल की याद पर उसने ताजमहल बनवा दिया। ये ताजमहल का आर्किटेक्ट कौन था? ये था उस्ताद हामिद लाहौरी, नहीं, उस्ताद अहमद लाहौरी। हामिद नहीं था। हामिद तो था जिसने पातशाहनामा लिखी थी, इसकी बायोग्राफी। ये है उस्ताद हामिद लाहौरी। ठीक है, ध्यान रखना है। इसकी जो बायोग्राफी है पातशाहनामा वो लिखी है उस्ताद हामिद लाहौरी ने। ठीक है, हामिद लाहौरी ने। ठीक, इसके टाइम पे जो ट्रैवलर आए उनका नाम पता होना चाहिए, बर्नियर और टैवर्नियर। ठीक है, दोनों ही फ्रेंच ट्रैवलर आए थे, बर्नियर और टैवर्नियर। बर्नियर की अगर बात करेंगे तो इसकी जो किताब थी दैट वाज ट्रेवल्स इन द मोगल एम्पायर, ट्रेवल्स इन द मोगल एम्पायर। और टैवर्नियर की अगर बात करेंगे तो ट्रैवल्स इन इंडिया। ठीक है, ट्रैवल्स इन इंडिया। अब ये जो अपना शाहजहाँ है, ये बनवाने के लिए काफ़ी जाना जाता है। दैट इज़ इसने आर्किटेक्ट काफ़ी बनाए, जैसे ताजमहल तो बनवाए हैं, प्लस साथ ही साथ इसने मोती मस्जिद बनवाई आगरा में। अब मोती मस्जिद के रिगार्डिंग थोड़ा सा चीज़ें क्लियर कर लो। ठीक है, मोती मस्जिद टोटल 3 बनी। ठीक है, एक आपकी बनी लाहौर में, एक आपकी बनी आगरा में, और एक बनी कहाँ पे, एक बनी आपकी दिल्ली में। लाहौर में बनवाई इसके फादर जहांगीर ने, आगरा में बनाई इसने खुद ने, और दिल्ली में बनवाई इसके बेटे ने औरंगज़ेब ने। ठीक, इसने दीवाने आम और दीवाने खास बनवाया। दीवाने आम जहाँ पर कॉमन लोग इकट्ठा होते थे, ये दिल्ली में। ठीक है, और मतलब सॉरी आगरा में, और दीवाने खास ये दिल्ली में। ठीक है, दीवाने आम ये आगरा में और दीवाने खास ये दिल्ली में इसने बनवाने का काम किया। बाकी मोती मस्जिद तो इसने बनवाई ही, वो तो हमने देख ही लिया। ठीक है, प्लस आपने सुना होगा पीकॉक थ्रोन, जो नादिर शाह भी हम आगे देखेंगे लूट के ले जाता है, वो बनवाया। ठीक है, इसी में पीकॉक थ्रोन में कोहिनूर जो डायमंड है वो जड़ा हुआ था। इसमें समझ लो लगभग 1000 किलो से भी ज़्यादा सोना था, 1000 किलो से भी ज़्यादा सोना। शीश महल जिसमें केजरीवाल रहते हैं ठीक है, तो शीश महल बनवाया था, महल इसी ने, जिसमें कि एकदम कांच ही कांच लगे हुए थे। ठीक है, और इसने जो है पीतरा दिवरा, अब इसमें जब ताजमहल अगर आप जाओ आगरा में जो कि, इसमें आपको पीतरा दिवरा देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं सिर्फ वहीं पे, और भी जो इसने आर्किटेक्चर बनाया, पीतरा दिवरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होता है, जहाँ पर आप इस तरह से ना बहुत ही प्रेशियस स्टोन्स को क्या करते हो, बीच बीच में उससे एक तरह से कलाकृतियाँ उकेरते हो। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब होता क्या है कि शाहजहाँ की होने लगती है तबीयत ख़राब। अब शाहजहाँ आते हैं हमारे पास, तो शाहजहाँ जो क्या चाहता था कि दारा शिकोह जो उसका सबसे बड़ा बेटा है वो बने क्या, वही रूलर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, क्योंकि जो दारा शिकोह था, बड़ा बेटा था, ये थोड़ा सा क्या था, सीधा साधा टाइप था, और इसको हरा दिया औरंगज़ेब ने। ठीक है, दारा शिकोह वर्सेस औरंगज़ेब होता है, औरंगज़ेब बैटल होते हैं यहाँ पे, बैटल ऑफ धर्मत, बैटल ऑफ सामूगढ़। ठीक है, बैटल ऑफ धर्मत, बैटल ऑफ सामूगढ़, ये बैटल होते हैं। कब होते हैं? 1658 में, 1658 में ये बैटल होते हैं धर्मत और सामूगढ़ का। और एक देवराई का भी होता है जो वाराणसी में पड़ता है, देवराई।
ठीक है, ये तीनों कब होते हैं? ये तीनों होते हैं 1658 में, धर्मत, सामूगढ़ और देवराई। यहाँ पे जीत होती है औरंगज़ेब की। औरंगज़ेब क्या करवाता है? दारा शिकोह को मरवाता है पहले तो, फिर उसके बाद क्या करता है? उसके बाद शाहजहाँ को बोलता है औरंगज़ेब कि देखो अब्बू जान आ जाओ, साइड में आ जाओ ज़रा, ठीक है। और अब्बू जान को भी अपने कैद कर देता है, मतलब शाहजहाँ को भी कैद कर देता है, और फाइनली रूल करने लगता है। अपना ये रूल स्टार्ट करता है कौन? औरंगज़ेब। औरंगज़ेब जो है खुद को टाइटल देता है पहले तो आलमगीर। आलमगीर का ही क्या देता है? खुद को टाइटल देता है। और एक और टाइटल मिलता है इसको, जिंदा पीर, लिविंग सेंट। इसको जिंदा पीर का टाइटल मिलता है, लिविंग सेंट है। मतलब किस गधे ने टाइटल इसको ये दिया है, ये बस मुझे जानना है। गधे क्या, अब डर हर कुछ करवाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो आज मीडिया हाउसेज हैं, ठीक है, आपको पता है चाटते रहते हैं, आपको पता है चाटते रहते हैं, नाम तो हमने लिया नहीं, फिर कैसे पता आपको? क्यों? नहीं चाटेंगे तो पहले जाएंगे। तो वही तब भी होता था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए लेकिन चटाई ना जाए। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है भाई, ये चला आएगा, ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है। पैसा फेंक के मारोगे आदमी की सब बदल जाता है, ठीक है। तो वो तब भी होता था। तो कौन हर किसी को डर लगता है, तो जिंदा पीर के टाइटल मिल रखा था इसने। ये बहुत ही कट्टर मुस्लिम था, इसलिए इसने मुहतासिब अपॉइंट करके रखे थे। मुहतासिब कौन होते थे? जिनका काम ये देखना होता था कि सभी लोग रिलीजन को, यानी कि जो इस्लामिक कोड है उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। फोटो तो दिखाई किसकी? हाँ चलो भाई, तो ये चीज़ समझ में आई आपको, ठीक है। मुहतासिब इसने अपॉइंट करके रखे थे। देन इसने क्या किया था कि 1686 में, क्योंकि सब कुछ तो यार था, ठीक है, सब कुछ खैरात में मिला हुआ था, ठीक है, सब कुछ खैरात। देख रहे हो कितना एकदम सेम टाइप लग रहा है, एकदम काफ़ी भयंकर एक्टिंग करी थी। कुछ सीखो कैरेक्टर से नहीं, इनके जो ओरिजिनल कैरेक्टर हैं, क्या नाम है इनका, क्यों क्या नाम है इनका? तो इसने जो है 1686 में और 1687 में कैप्चर किया, क्योंकि सब कुछ तो मिल रखा था। तो इस साउथ इंडिया कैप्चर करना चाहता था। बीजापुर और गोलकोंडा ही बचा हुआ था, अहमदनगर और ये सब कैप्चर हो चुका था। अहमदनगर मैंने बताया था बेरार को वो कैप्चर कर चुका था, बीजापुर ने बिदर को कैप्चर कर लिया था। तो बीजापुर को इसने कैप्चर कर लिया 1686 में, और 1687 में गोलकोंडा को कैप्चर कर लिया। बस अब आएगी इसकी सामत। और हाँ, इसने फतवाए आलमगिरी निकाल के रखा था, ठीक है, कि भाई ये सब मुस्लिम लॉज हैं जो सबको फॉलो करना है। मतलब ये बहुत ही कट्टर मुस्लिम था, और इतना कट्टर था कि इसने धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती करवाया। और जब धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती नहीं किया गुरु तेग बहादुर जी ने, ठीक है, ये कश्मीरी पंडितों का करवा रहा था जबरन धर्म परिवर्तन, तो उन्होंने उसको रेजिस्ट किया, मना किया, और ख़ुद उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं कन्वर्ट होंगे। तो गुरु तेग बहादुर जी को इसने मरवा डाला, ठीक। शामत इसकी तब आई जब ये जो है एग्जीक्यूटिव सिख गुरु हमने देख लिया, मुतासिब अपॉइंट किए थे, ठीक है। इसने लिखा क्या था? फतवाए आलमगिरी लिखा था, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ सूरत है क्या? देखो ये साउथ इंडिया अब गया यहाँ पे, ठीक है, साउथ इंडिया गया। बीजापुर, अहमदनगर को यहाँ पर बैठे हुए थे मराठा। अब मराठा ने इसकी ढठरी बांध दी। मराठाज ने जो है इसके चने चबा लिए इसको, मराठाज ने। कैसे? तो यहाँ पे थे छत्रपति शिवाजी महाराज, आप सबको पता है, ठीक है। शिवाजी महाराज जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनको मतलब हराने के लिए या फिर उनको नीचा करने के लिए, मतलब टू पुट डाउन, ठीक है, शिवाजी के लिए इसने एक बंदा अपॉइंट किया औरंगजेब ने, शाइस्ता खान की कर दी कुटाई शिवाजी ने। 1664 में इनकी कायदे से कर दी कुटाई, ये तो गए। फिर एक और बैटल होता है, ठीक है, शिवाजी लड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये 1659 में एक बैटल होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज 1659 में बैटल ऑफ प्रतापगढ़ लड़ते हैं। बस ख़त्म है, बस 5-10 मिनट का लेक्चर बाकी है, ठीक है। तो शांति से बस देखते जाना, सुनते जाना, 5-10 मिनट का लेक्चर और है।
बैटल ऑफ प्रतापगढ़ होता है, ठीक है, बैटल ऑफ प्रतापगढ़, जहाँ पर ये अफजल खान को, ये अफजल खान इनके दुगने साइज़ का था, दुगने साइज़ का था, बुलाया कि आइए ठीक है मीटिंग रखते हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं। इसने हराम खोरी करी अफजल खान ने। अफजल खान था कौन? याद करो, बीजापुर में आदिल शाही डायनेस्टी थी। अभी 1659 का टाइम चल रहा है, 1659 का टाइम चल रहा है। अभी बीजापुर को कॉन्कर नहीं किया है, औरंगजेब ने 1686 में करता है वो। तो आदिल शाह ने अपॉइंट करके रखा था कि भाई अफजल खान देखो यार, शिवाजी को ऐसे बुलाओ कि आप मिलते हैं खाने पीने पे और मार डालो, ठीक। तो इसने जैसे ही चाकू मारा तो इनको पहले से पता था, शिवाजी पहले से प्रिपेयर्ड थे, तो इन्होंने स्टील को जो कुछ होता है आर्मर पहले से पहन के रखा था अंदर, बच गए। और जब बच गए तो इन्होंने बोला बेटा अफजल तुम ना बच पाओगे। इन्होंने निकाला अपना वाघ, आपने देखा होगा इस तरह का, और इसका एकदम खखोर लिया इसको एकदम, ठीक है। ये आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह ने इसको अपॉइंट करके रखा था। तो ये औरंगजेब से पहले देख चुका था। और औरंगजेब को पता था कि यार शिवाजी जब तक हैं तब तक तो ये नहीं जा पाएगा, ये कॉन्कर नहीं कर पाएगा पूरी तरीके से। तो ये वहाँ जाके बैठ गया, ये वहाँ जाके बैठ गया, जो आज संभाजी नगर जो है वहाँ पे, उसका नाम पहले औरंगाबाद हुआ करता था, देवगिरी, वहाँ पर जो पहले यादव के टाइम पे देवगिरी हुआ करता था। तो यहाँ पे जाके बैठा, ठीक है, और बैठा 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 ही रहा और मर गया वहीं पे। कैसे? क्योंकि शिवाजी वहाँ बैठे थे ना, और शिवाजी ने जो इसको कॉन्कर करने दिया नहीं। इसने किया क्या, औरंगजेब ने एक क्या बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ सूरत नहीं, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, पहले ध्यान रखना, ट्रीटी ऑफ पुरंदर ये होती है 1665 में, 1665 में। ये ट्रीटी में क्या होता है, औरंगजेब ने राजा जयसिंह को भेजा कि राजा जयसिंह तुम जाओ हमारी साइड से और ट्रीटी करो। ट्रीटी हुई, सब कुछ ठीक हुआ, यहाँ तक कि 35 फोर्ट थे, किले थे मराठास के पास। मराठा क्या थे, मराठा मेनली रेड करने के लिए जाने जाते थे। मराठा रेड करते थे और रेड करके चौथ वसूलते थे। चौथ मतलब 1/4 आप दे दो अपना, ठीक है, जो भी रेवेन्यू है वो दे दो हमें, चौथ होता था वो, ठीक है। और एक देशमुखी भी होता था जो एडिशनल रेवेन्यू होता था, लेकिन ठीक है अभी इस पर फोकस करो। तो रेड करते थे और गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक पे बिलीव करते थे मराठास, एकदम से वॉर कर देना, सरप्राइज अटैक देना। फिर भी 23 फोर्ट 35 में से सरेंडर कर दिए शिवाजी ने, लेकिन फिर भी ना माना। और इसने क्या किया, छल कपट करके औरंगजेब ने इनको भी बंदी बना लिया, छत्रपति शिवाजी महाराज को। लेकिन शिवाजी भी शिवाजी थे वो, और उनका बेटा भी दैट इज संभाजी भी उनके साथ थे शिवाजी के साथ, तो वो निकल लिए जैसे तैसे। और औरंगजेब को पता तक नहीं लगा कि कहाँ से कब कैसे निकल लिए। और 1674 में खुद का कोरोनेशन कर लिए छत्रपति शिवाजी महाराज। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 1674 में इन्होंने क्या कर लिया, अपना कोरोनेशन कर लिया, ताजपोशी कर ली। कहाँ पर? रायगढ़ के किले में। और खुद को एक इंडिपेंडेंट रूलर घोषित किया कि हम कोई मुगल के अंडर में नहीं है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जब तक थे कुछ कर नहीं पाया। कौन? औरंगजेब, ठीक है। फिर अगर बात करें तो इनकी जो डेथ होती है वो 1680 में हो जाती है। शिवाजी महाराज जी की एक बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है। इनकी जो अगर बर्थ की अगर बात करें तो ही वॉज बॉर्न एट शिवनेरी फोर्ट, ठीक है। शिवनेरी फोर्ट में, शिवनेरी किले में इनका जन्म होता है 1630 में, और 1680 में इनकी डेथ हो जाती है। इनके फादर का नाम था शाहजी भोसले, और इनकी मदर का नाम था जीजाबाई, ठीक है। तो इन्होंने ही मराठा एम्पायर की नींव रखी, शिवाजी महाराज ने। हम मराठा के बारे में डिटेल में अभी नहीं पढ़ने वाले, बिकॉज जब हम ये अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे एंग्लो मराठा वॉर, पेशवा ईश्वर सब देखेंगे। अभी सिर्फ हम इतना जाना, छत्रपति शिवाजी महाराज थे। इन्होंने 1674 में अपना कोरोनेशन किया, पहले रूलर थे। और इनके जो बेटे थे वो संभाजी महाराज थे, जो इनके बाद आते हैं, ठीक है। इनके जो बेटे थे, सन तो और भी थे, जैसे संभाजी महाराज थे, ठीक है। संभाजी जिन पे मूवी बनी है छावा, आपने सुना होगा अभी रिसेंट में। तो इनकी जो वाइफ थी साई बाई, उनके साथ हुए थे ये संभाजी महाराज, ठीक है। तो ये इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, संभाजी महाराज के बारे में। बाकी तो शिवाजी की एक और वाइफ थी साई बाई के अलावा सोयारा बाई, उनके से बेटे हुए थे राजा राम, ठीक है। राजा राम उनके बेटे थे, किनके? शिवाजी और क्या बोलते हैं, सोयारा बाई के, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और संभाजी के बेटे थे शाहूजी महाराज। तो संभाजी को बहुत ही
क्रूएल, बहुत ही एकदम बहुत ही भयंकर डेथ दी थी औरंगज़ेब ने। अपने अपने अगर मूवी देखी हो छावा तो उसमें भी दिखाया गया, नाखून निकाल लिए एंड एवरीथिंग, कान में वो सब है ना, सॉरी आँख में आँख निकाली, वो सारी चीज़, मतलब इस तरह की ग्रुएलिंग डेथ दी थी औरंगज़ेब ने। क्यों? क्योंकि औरंगज़ेब का जो लड़का था, ठीक है, औरंगज़ेब का जो लड़का था, जो रेबेलियस मिर्ज़ा, क्या नाम था उसका, मिर्ज़ा अकबर, उसको शरण दे दी थी इन्होंने, दैट इज़ शंभाजी ने। और शंभाजी पूरी तरीके से रेजिस्ट कर रहे थे औरंगज़ेब के यहाँ पर मतलब एक्सेशन को, और इसकी सुजरानिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। कौन? संभाजी महाराज। तो इसी वजह से ही चिढ़ा हुआ था, तो इनको कब्जे में लेके बहुत भयंकर डेथ दी। अब जब औरंगज़ेब ने इनको डेथ दी तो ऐसा नहीं कि औरंगज़ेब अब जीत गया, औरंगज़ेब एकदम मर चुका था उस हालत में। अगर आपने मूवी भी देखी हो, एकदम वो निचोड़ चुका था, वो एकदम, उसमें वो हालत बची नहीं थी, एकदम बुढ़ा हो चुका था वो। लगभग 20 से भी ज़्यादा साल हो चुके थे। वो दिल्ली छोड़ के औरंगाबाद में बैठा हुआ था, या फिर संभाजी नगर जो भी इसका नाम पड़ गया है, संभाजी नगर में बैठा हुआ था वो, और वहीं पे वो मर जाता है। और वो एक्सेप्ट करता है कि उसकी सबसे बड़ी भूल थी कि वो दिल्ली छोड़ के यहाँ पे आके बैठा, क्योंकि मराठास उसके सामने कभी झुके नहीं। और इसी वजह से यहीं से मुग़ल का पूरा पतन शुरू हो जाता है। तो मुग़ल के पतन का जो कारण बनता है वो औरंगज़ेब बनता है, क्योंकि धीरे 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 अब यहाँ से सारी चीज़ें एकदम ख़त्म होती चली जाती हैं। ठीक है, क्लियर? ये मोती मस्जिद है जो लेफ्ट में आप देख पा रहे हैं दिल्ली में, जो औरंगज़ेब ने बनवाई थी। इट इज़ द मोती मस्जिद दिल्ली वाली। और ये है बीबी का मकबरा, जिसको मिनी ताजमहल बोलते हैं। पूरा ताजमहल की तरह दिख रहा है। क्योंकि पूरा ताजमहल की तरह दिख रहा है, कॉपी ऑफ ताजमहल बोलते हैं, तो बेचारा इसी वजह से फेमस भी नहीं हो पाया उतना ज़्यादा, क्योंकि कॉपी ऑफ ताजमहल इसको बोला जाता है, इसलिए। ठीक है, बीबी का मकबरा। इसको बनवाया किसने था? औरंगज़ेब। कहीं कहीं औरंगज़ेब लिखा रहता है, तो कहीं कहीं पे लिखा रहता है औरंगज़ेब के बेटे आज़म शाह ने। अभी सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे क्वेश्चन पूछा भी गया था। आज़म शाह ने अपनी मदर के याद में, जिसका नाम था दिलरास बानू बेगम, उसकी याद में बनाया था। ठीक है, दिलरास बानू बेगम, जिसको जो है राबिया दुर्रानी के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं लेटर मुग़ल। लेटर मुग़ल 2 मिनट के हैं बस, खट 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 इनके विकेट गिरते रहे। लो बजट ताजमहल है, ताजमहल फ्रॉम मीशो है बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 2 मिनट के हैं, सब खत्म हो जाते हैं। क्यों? कि जैसे मैंने बताया, जो औरंगज़ेब जो रायता फैला के गए थे वही समेट नहीं पाए। ठीक है, जिसकी वजह से, क्यों? क्योंकि अब खुद छोड़ो, खुद सोचो, दिल्ली छोड़ के रूलर बैठा हुआ है, कितना वीक हो गया होगा एम्पायर यहाँ पे, जो मेन आपका गढ़ है। धीरे धीरे वहाँ पर कितना, मतलब जो नोबेल्स हैं वो पावरफुल होते गए। तो सबसे पहले आए बहादुर शाह। ठीक है, सबसे पहले आए तो बहादुर शाह। ठीक है, जिनको ये देखो, इसकी अगर बात करें डेथ, औरंगज़ेब कहाँ पे बरीड है? क्यों? तो औरंगज़ेब औरंगाबाद, जो भी संभाजी नगर है, वहाँ पर बरीड है ये। और इसकी डेथ हो जाती है 1707 में। ठीक है, ये 1685 में आता है, सॉरी 1658 में आता है, और 1707 तक रहता है। बस डेथ हो जाती है। देन 1707 में बहादुर शाह आते हैं, 5 साल तक रहते हैं। इनको शाह आलम द फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब बस देखते जाना, खट 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 ख़त्म होते जाएंगे। देन आते हैं जहानदार शाह, और इनसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा नहीं बनते, जिनसे बनते जो बनते वो भी बता दूंगा। मात्र 1 साल तक। ठीक है, 1612 से लेकर 1613 तक, सिर्फ 1 साल तक। ठीक है, जुल्फ़िकार खान एक हुआ, उसकी हेल्प से ये थ्रोन पे बैठा, जुल्फ़िकार खान की हेल्प से। ठीक है, जहानदार शाह के बाद आता है फारूक सियार। अब फारूक सियार बनता है सैयद ब्रदर्स की हेल्प से। क्या? फारूक सियार जो है सैयद ब्रदर्स की हेल्प से थ्रोन पे बैठता है 1713 में से 1713 में से लेके 1719 तक। अब जो फारूक सियार था ये भी मतलब उतना पावरफुल नहीं था। मतलब आप देख रहे हैं कि किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से गद्दी पे बैठ रहा है कोई। तो सैयद ब्रदर्स जो है, इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस पड़ गया था। इनको किंग मेकर के नाम से जाना जाता था सैयद ब्रदर्स को। 2 भाई थे, हुसैन अली खान और एक अब्दुल्ला खान। ठीक है, हुसैन अली खान बरहा और अब्दुल्ला खान बरहा, ये किंग बनाते थे, ये बिठाते थे। और फारूक सियार की एक डिजीज़ थी, उसको सही कर दिया था अंग्रेज़ों ने। तो अंग्रेज़ों को इसने गोल्डन फरमान एक इशू कर दिया था। ठीक है, गोल्डन फरमान कब इशू किया गया था? 1717 में, जिसके बारे में डिटेल में जब हम देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी इस टाइम पे देख रहे होंगे। तो गोल्डन फरमान इसने इशू कर दिया। अब क्या किया सैयद ब्रदर्स ने? इसी को मरवा दिया। और इसको मरवा के, ठीक है, इसको मरवा के, एक सेकंड रुको, यहाँ पर थोड़ा सा एक स्लाइड क्रिएट करना पड़ेगा।
इसको मरवा के किसको थ्रोन पे बिठाया? अब थ्रोन पे बिठाए मोहम्मद शाह को, जिसको कि आपने रंगीला के नाम से भी सुना होगा। मोहम्मद शाह ने सबसे पहले काम ये करवाया कि इसने सैयद ब्रदर्स को मरवाया, क्योंकि उसको पता था जिस तरह से सैयद ब्रदर्स ने फारूक सियार को मरवाया उसी तरह से मेरे को भी मरवा सकते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद शाह, जिसको कि हम रंगीला के नाम से भी जानते हैं इसकी रंगीन मिजाज की वजह से, ठीक है, काफ़ी रंगीन मिजाज का था ये, मतलब इतना रंगीन मिजाज का था कि इसको कोरोनेशन तक की भी नहीं पड़ी थी, आराम से मौज मस्ती में एकदम व्यस्त रहता था ये। ठीक है, तो इसने जो है ही किल्ड सैयद ब्रदर्स। ठीक है, और तो इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, इसके टाइम पे ही, हाँ इसी के टाइम पे ही नादिर शाह अटैक्ड एंड प्लंडर्ड। ठीक है, पूरी तरह से लूट लिया दिल्ली को, पूरी तरह से। जो पीकॉक थ्रोन है, कोई न्यूज़ उसमें जो जुड़ा हुआ है, सब कुछ उसने लूट लिया। 5 बार आक्रमण किया, ठीक है, और पूरा यहाँ पर लूट लिया उसने, नादिर शाह ने। ध्यान रह गए थे चीज़ पूरी तरह से। और ये कब अटैक हुआ था? 1739 में, 1739 में। इसके टाइम पीरियड की अगर बात करेंगे मोहम्मद शाह की, तो 1719 से लेके 1748 तक रहता है। इसके बाद हमें और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं किसी के बारे में भी, फिर कुछ नहीं पूछेगा वहाँ से। भक्ति मूवमेंट आप समझ सकते हैं, मतलब हिंदू धर्म से, सूफी मतलब इस्लाम धर्म से संबंधित है। भक्ति जो है 2 उसमें बटाइए, सगुन और निर्गुण। ठीक है, सगुन मतलब जहाँ पर फॉर्म, गॉड की कोई फॉर्म होती है, और ये फॉर्मलेस गॉड पे बिलीव करते हैं। फॉर्मलेस का मतलब होता है भगवान की कोई फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, सगुन, इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो जो वैष्णविज्म, जो भगवान विष्णु जी पे बिलीव करते थे, वैष्णविज्म, और दूसरे वो जो भगवान शिव पे बिलीव करते थे, शैविज्म। ठीक है, वैष्णविज्म की अगर बात करेंगे तो जैसे ना लॉर्ड विष्णु पे बिलीव करते थे, और ऐसे लोगों को बोला गया अलवर। ठीक, और जो भगवान शिव पे बिलीव करते थे उनको बोला गया नयानर। क्या? नयानर्स बोला गया। अलवर और नयानर, याद रहेगा, अलवर और नयानर। अलवर के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे आप एक नोट कर सकते हो जिनका नाम था अंडल, वो एक फ़ीमेल थी, पहली फ़ीमेल अलवर थी वो। यहाँ पर अगर बात करेंगे जैसे नयानर की अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो आप नोट कर सकते हैं जैसे कि नाम यार अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है, कुछ कराई काल करके एक थे। ठीक है, कराई काल। ठीक है, तो ये सब थे। अच्छा, अभी एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे शिवाजी महाराज थे तो इनके कोर्ट में अष्ट प्रधान हुए। जैसे हमने नवरत्न पढ़े थे, किसके कोर्ट में? नवरत्न पढ़े थे हमने अकबर के कोर्ट में। नवरत्न हमने पढ़े थे चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में, याद है आपको? उसी तरह अष्ट प्रधान, और इसी तरह अष्ट दिग्गज किसके कोर्ट में थे? गेस है कोई? अष्ट दिग्गज किसके कोर्ट में थे? तो KDR, दैट इज कृष्णदेव राय के कोर्ट में थे अष्ट दिग्गज। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये फिलॉसफी किसने दी? फिलॉसफी किसने दी? तो सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। द्वैत माधवाचार्य ने दी। द्वैत मतलब डुअलिज्म, थ्योरी ऑफ डुअलिज्म। द्वैत अद्वैत, द्वैत अद्वैत कोई भेदा भेद बोलते हैं, भेदा भेद बोलते हैं इसी को। किसने दिया द्वैत अद्वैत? निम्बरकाचार्य, श्रीपति, एक सेकेंड ऊपर, अच्छा लिखा तो है ये, ठीक है, निम्बरकाचार्य ने दिया। विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य ने दिया। ठीक है, भेदा भेद ये हो चुका है। ठीक है, भास्कराचार्य, लेकिन वही है आपका भास्कराचार्य, मतलब निम्बरकाचार्य। द्वैत अद्वैत कोई भेदा भेद बोलते हैं। ठीक है, शुद्ध अद्वैत वल्लभाचार्य, और केवल अद्वैत, केवल अद्वैत का मतलब है, अगर केवल नहीं भी लिखोगे, सिर्फ अद्वैत लिखोगे तो वही है शंकराचार्य। समझ रहे हो? जैसे हम जब निर्गुण सेक्ट की बात करते हैं तो निर्गुण सेक्ट में जो सबसे प्रोमिनेंट नाम आता है वो कबीर का आता है, कबीर और नानक का। ठीक है, कबीर दास का और गुरु नानक दास का। ठीक है, कबीर दास जी की अगर बात करेंगे तो इनका जो जन्म हुआ है वो वाराणसी में हुआ। इनके जो गुरु थे वो रामानंदा थे, और इनके जो कंपाइलेशंस हैं उनको बीजक के नाम से जानते हैं। इनके जो दोहे हैं उनको बीजक के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बस। ओके, बाकी तो सगुन सेक्ट से ही आपके मीरा दास आती हैं, मीराबाई आती हैं, सूरदास आते हैं, जो कृष्ण भक्ति पे काफ़ी बिलीव करते थे, कृष्ण भक्ति में लीन रहे वो। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह से ध्यान रखना, जो महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र में भगवान विट्ठल को बहुत पूजा जाता था। विट्ठल मतलब विष्णु जी। महाराष्ट्र में ध्यान रखना जनाश थे, ठीक है, जनानेश्वर थे। उन्होंने भक्ति मूवमेंट को काफ़ी स्प्रेड किया यहाँ पे। एक तो जनानेश्वर ध्यान रखना और एक नामदेव करके भी हुए, ठीक है। इन दो लोगों ने काफ़ी स्प्रेड किया यहाँ पे, दैट इज़ महाराष्ट्र वाले रीजन में, ठीक है, क्लियर। अच्छा, लिंगायत सेक्ट के फाउंडर कौन थे? लिंगायत एक सेक्ट हुआ कर्नाटक में, ठीक है, जहाँ ये लोग लिंग, जो शिवलिंग था उसको मतलब टांग के रखते हैं, आज भी हैं, ठीक है। मतलब ये अपने रिजर्वेशन की डिमांड करते रहते हैं और ख़ुद को हिंदू से अलग बताते हैं कि भाई हमको उसमें मत रखिए, ठीक है। तो लिंगायत जो है इनके फाउंडर थे बासावन। ये भगवान शिव पे बिलीव करते हैं और उनका जो शिवलिंग है उसको टांग के रखते हैं। आखिरी है सिख गुरु, बस आखिरी हमारा, जिसमें कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुरु नानक देव जी के बारे में, बिकॉज ये भी हिंदू ही थे। जैसे कि हमने देखा था एंशियंट हिस्ट्री में कि जो जैन धर्म है, जो बुद्ध धर्म है, वो हिंदू धर्म से ही निकल के आया है। क्यों आया है? क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट हैं उनको तोड़ना था। ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट से निकल के हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट बनाए थे, ठीक है, जो क्षत्रिय कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। उसी तरह गुरु नानक देव ये खत्री कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, खत्री, ठीक है। और वहाँ से इन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी। ठीक है, सिख धर्म की इन्होंने क्या करी? स्थापना करी थी। तो ही फाउंडेड द सिख फेथ, ही प्रोक्लेम्ड द डिवाइन एक ओंकार। और इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गुरु नानक देव जी के बारे में, ठीक है, कि इनका जो बर्थ हुआ था उसको हम करंट में ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं, और जो इनका डेथ है वो करतारपुर पाकिस्तान में हुआ, ठीक है। और ठीक है, बस इनके बारे में फाउंडर थे ये। गुरु अंगद देव के बारे में आते हैं। गुरु अंगद देव सेकंड सिख गुरु थे और इन्होंने गुरुमुखी जो स्क्रिप्ट है उसको लिखा इन्होंने, जो पंजाबी स्क्रिप्ट है, ठीक है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट। अच्छा, अशोक के इंस्क्रिप्शन, ज़्यादातर अशोक के इंस्क्रिप्शन किस लैंग्वेज और किस स्क्रिप्ट में देखने को मिले? देन आते हैं गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी की रिगार्डिंग ऐसा सच हमें कुछ अलग से नहीं याद करना है, बस एक मैरिज सिस्टम है आनंद का राज, वो इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गुरु रामदास जी जो हैं, जो गुरु रामदास हैं, इन्होंने सिटी ऑफ जो अमृतसर है उसको बसाया था, इन्होंने उसको फाउंड किया था अमृतसर को, ठीक है, याद रहेगा, जिसको गुरु का चक और रामदासपुरवा अमृतसर, ठीक है। ही टुक अप cudgels against the restrictions placed by the caste system and system of पर्दा। फिफ्थ सिख गुरु गुरु अर्जन देव जी, इन्होंने कंपाइल किया था आदि ग्रंथ एंड ऑल्सो कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ हरमिंदर साहिब, जिसको कि आप गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, जिसमें गोल्ड प्लेटिंग सुकटचर्या मिस्र के जो महाराजा रंजीत सिंह उन्होंने करवाई थी। तो आदि ग्रंथ कंपोज किया, हरमिंदर साहिब का कंस्ट्रक्शन इन्होंने कंप्लीट करवाया। और इनको मरवाया किसने था? इनको एग्जीक्यूट करवाया था जहांगीर ने, जो हमने देखा था मुगल एम्परर जहांगीर ने। क्यों? क्योंकि खुसरो को शरण दे दी थी। सिक्स्थ सिख गुरु हैं जिनको सोल्जर सेंट के नाम से जानते हैं। ही टुक अप द आर्म्स टू प्रोटेक्ट द सिख फेथ। जब इनको देखा कि भाई जहांगीर ये मुगल्स मार रहे हैं हमें, तो फिर उन्होंने आर्म्स उठाए। ही इरेक्टेड दी अकाल तख्त। अकाल तख्त, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना करी और इन्होंने 2 स्वॉर्ड्स मीरी और पीरी ये इस्टेब्लिश करी। सेवेंथ आते हैं गुरु हरराय साहिब। बाकी ऐसे ज़्यादा इनके बारे में, गुरु हरराय साहिब के बारे में पढ़ना नहीं है। देन गुरु हरकिशन साहिब आते हैं, 8th गुरु होते हैं, ठीक है। और एंड वॉज नोन एज दी बाला पीर, ठीक है, बाल पीर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कम एज में जो है गुरु बने थे, गुरु हरकिशन साहिब, ठीक है। और ज़्यादा इनके बारे में पता नहीं है। और ये औरंगजेब के कंटेम्प्रेरी थे, उनके समकालीन थे। इनकी बड़ी जल्दी डेथ हो जाती है स्मॉल पॉक्स की वजह से। देन आते हैं 8th गुरु तेग बहादुर जी, 9th गुरु तेग बहादुर जी। ये आनंदपुर का जो टाउन है उसको इस्टेब्लिश करते हैं। हमने अभी देखा कि औरंगजेब ने इनकी हत्या करवाई थी गुरु तेग बहादुर जी की। क्यों करवाई थी? क्योंकि ये इस्लाम धर्म को अपनाने से मना कर रहे थे। और जो 10th और लास्ट आखिरी सिख गुरु थे गुरु हरगोबिंद सिंह जी, इन्होंने आदि ग्रंथ जो है उसको प्रोक्लेम किया एंड दैट यही जो है फाइनल हमारा ग्रंथ होगा। और साथ ही साथ ध्यान रखना, इन्होंने किसकी इस्टेब्लिशमेंट करी? खालसा पंथ। खालसा पंथ की स्थापना करी। और खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना कब करी थी? तो ये 13 अप्रैल, जिस दिन बैसाखी का दिन सेलिब्रेट किया जाता है, जिस दिन वो इन्होंने उसकी स्थापना करी थी, उसी दिन बैसाखी सेलिब्रेट किया थी 1699 में, ठीक है। उसी दिन बैसाखी सेलिब्रेट करी जाती है, ठीक है। और इनको 2 अफगान थे, उन्होंने इनको मार डाला था, ठीक है। और ये सक्सीड हुए थे बंदा बहादुर के द्वारा। बंदा बहादुर कोई सिख गुरु नहीं थे वो। और ये खालसा पंथ था क्या? खालसा पंथ वॉज अ वॉरियर क्लास,
बिकॉज जब उन्होंने देखा गुरु तेग बहादुर की भी हत्या करवा दी गई तो फिर उन्होंने वॉरियर क्लास की स्थापना करी। क्लियर सभी को? तो यहाँ पर फाइनली होता है हमारा ख़त्म।